प्रकार से, तो उस लिंक को भी हम बदलेंगे, जल्दी ही बदलेंगे, राइट, मे बी प्रॉब्ली फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। तो ये तमाम सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ जो है हमारा जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर दी हुई होती, तो उसको ध्यान से पढ़ लिया कीजिए आप एक बार, है ना। प्रशांत कलुंद्रेकर जी, धन्यवाद भैया। हाँ, सभी को कैलेंडर ईयर की बहुत सारे लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। कैलेंडर ईयर की आप सबको शुभकामनाएं, लेकिन अभी इस पर आएंगे हम, तब आपको थोड़ा सा उस बारे में भी आपको मालूम चलेगा। ईसाई नववर्ष मुबारक सभी ईसाइयों को, सतीश तिवारी जी ने कमेंट कर दिया। चलिए भाई, खैर, तो आगे बढ़ने से पहले ज़रा 1 मिनट, कुछ कमेंट्स आए ज़रा उनको ले लूँ। जय कुमार जी धन्यवाद। गुरुप्रिया भट्ट जी आपका धन्यवाद। सुविधा सूद जी धन्यवाद। लायन धन्यवाद आपका। धीरो दत्ता पॉल धन्यवाद आपका, थैंक्स फॉर मार्गदर्शन गुरु जी, धन्यवाद। दीप्रकाशी ज्ञान धन्यवाद आपका। राजकुमार राज जी धन्यवाद। पीयूष त्रिपाठी जी, गुरु दक्षिणा एवं सदस्यता राशि एक साथ आंग्ल वर्ष की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष त्रिपाठी। मुकेश त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपको भैया। तो चलिए अब चलते हैं आगे। क्रिश्चियन हैप्पी न्यू ईयर, क्रिश्चियन कैलेंडर हैप्पी न्यू ईयर, ठीक। चलिए शुरू करें। कहाँ से शुरू करें? जहाँ से हर बार करते हैं वहीं से शुरू करेंगे, आपकी सेहत की बात से शुरू करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है चीज़ें बदल रही हैं। मिश्रा जी कहते हैं हैप्पी कैलेंडर न्यू ईयर सर। मिश्रा जी आपको भी आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सनातन संस्कृति चिरंजीवी हो, सादर नमन। वेरी गुड नीरज कुमार श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वहीं से जहाँ से हम हर बार करते हैं, आपकी सेहत की बात से, क्योंकि सबसे ज़रूरी वही है, बाकी सब चीज़ें बेईमानी है ना। हेल्थ सबसे पहले, तो सेहत की बात में देखिए डबल, जो कहते हैं ना एक तरह से डबल स्टैंडर्ड्स, वो देखिए। कोविड वुमेन आइसोलेट्स इन टॉयलेट फॉर 5 आवर्स आफ्टर पॉजिटिव मिड फ्लाइट टेस्ट। मिड फ्लाइट में टेस्ट हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में ये टेस्ट हुआ, और इस औरत को 5 घंटे प्लेन के टॉयलेट में बंद कर दिया गया। 5 घंटे के लिए रैपिड टेस्ट किट से इसका टेस्ट किया गया था। जब इसको गले में इसको खराश हुई, इसको लगा कि गले में खराश है, तो रैपिड टेस्ट किट निकाली गई, उससे टेस्ट किया गया। तो ये स्कूल टीचर है यूएस में, इसको 5 घंटे के लिए टॉयलेट में बंद कर दिया गया। सोचिए यदि यही चीज़ भारत में हुई होती तो क्या हो रहा था? अभी तक लोग हंगामा कर रहे होते, अभी तक वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे गंदे अखबार, जो एजेंडा वाले अखबार अब तक निकल आए होते बिल्कुल, और छाती पीट पीट कर चिल्ला रहे होते। लेकिन क्योंकि खुद यूएस में हुआ ये, अब कोई इस बारे में बात करने को तैयार नहीं, सबके मुंह पर ताला लग गया, सब एकदम चुप हैं, है ना। कमाल की बात, मैंने अगर यूएस में हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सब चुप रहेंगे, लेकिन यूएस के बाहर होगा तब भाई हंगामा शुरू हो जाता है। कमाल के लोग हैं, कहाँ से लाते हैं इतना दोगलापन, समझ में नहीं आता। ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स हमने तो कभी नहीं देखे। बट एनीवेज, सिस्टला नागेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। सर काइंडली कंसिडर माई फीस, नॉट एबल टू रिन्यू मेंबरशिप, शायद ये लिख रहे हैं, 1 मिनट। यस, देखिए सर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, ये यूट्यूब के हाथ में, और यूट्यूब ने अगर ये कर लिया कि वो मेंबरशिप रिन्यू नहीं कर रहा, सिर्फ आपके नहीं, कई लोगों के साथ में दिक्कत आ रही है, तो आई एम रियली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आखिर ऐसी कौन सी आफत है। खैर, चलिए एक और खबर लेते हैं इसी से जुड़ी हुई, और वो खबर है ओमिक्रॉन हॉस्पिटलाइजेशन रिस्क अराउंड 1/3 ऑफ डेल्टा, यूके एनालिसिस शोज। जो यूके में जो एनालिसिस हुआ, जितना भी जो केसेस आए, भी नए केसेस आए, उसमें जो ओमिक्रॉन के जो केसेस थे उनमें 1/3 में ही हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। यानी पिछली बार डेल्टा के मुकाबले 1/3 हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, यानी डेल्टा के मुकाबले ये सिर्फ 30% ही खतरनाक है। डेल्टा के मुकाबले अगर देखा जाए तो, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो 30% खतरनाक है। बाकी ये जो है ईज़िली लोग घर पर ही इससे ठीक हो गए। तो ओमिक्रॉन को लेकर एक ही अच्छी बात है, लेकिन क्या ओमिक्रॉन ही चल रहा है?
या फिर और भी कोई दूसरे जो है नए तरह के वायरस या तमाम सारी चीज़ें आ गई हैं, तो उसको लेकर एक खबर ज़रूर आप देख लीजिए, क्योंकि चिंता का विषय ओमिक्रॉन से जितने लोग खुश हो रहे हैं कि चलो इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता का विषय है कि आप ओमिक्रॉन समझ के मत बैठे रहे, अपना टेस्ट कराएं। इन 7th बैच ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ 282 सैंपल्स कलेक्टेड इन मुंबई, 55% आर ऑफ ओमिक्रॉन, आधे ओमिक्रॉन के हैं सिर्फ। 13% पेशेंट्स ऑफ डेल्टा वेरिएंट, वही खतरनाक सीधे जान लेने वाला। 32% ऑफ डेल्टा डेरिएटिव्स, अरे बाप रे, ये भी उसी खतरनाक के। आउट ऑफ 156 इन्फेक्टेड विद ओमिक्रॉन, ओनली 9 नीडेड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। तो भारत में ये स्थिति और भी बेहतर है। यदि ओमिक्रॉन से कोई इन्फेक्टेड है तो 156 में से सिर्फ 9 को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी। लेकिन समस्या की बात यह कि सिर्फ 55% लोगों को ओमिक्रॉन हो रहा, बाकी को डेल्टा वाला है। ठीक है ना। तो हो सकता है कि जो आप जो देख रहे हैं वैसा आंकड़े ना आए, हो सकता है डेथ रेट फिर से इस बार आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि अक्सर लोग इसमें गलती यही करेंगे, ओमिक्रॉन हुआ है घर पे ठीक हो जाएंगे। ऐसी गलती ना करें। आप घर पे ठीक होंगे या बाहर ठीक होंगे, इसके लिए डॉक्टर्स बनाए गए हैं, उनको शिक्षा दी गई है। 35 साल तक पढ़ते, 30-35 साल तक, इसीलिए पढ़ाया जाता है उनको 30-35 साल की उम्र तक, ताकि वो आपको सही इलाज दे सके। इसलिए आप अपना इलाज खुद कतई ना करें। ठीक है, क्लियर है। कम से कम इतना तो कर लीजिए, बाकी कुछ करें ना करें। खैर, ये सब के बीच जो सबसे आज की बड़ी खबर है वो ये है, इसी से रिलेटेड 145 करोड़ का आंकड़ा आज छू लिया भारत ने। 145 करोड़ डोजेस आज तक भारत ने लगा दिए। 145 करोड़ वैक्सीन डोजेस। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा जिसको कि हासिल किया भारत ने, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कहना चाहिए चमत्कार जैसा है। अभी 5 करोड़ पीछे हैं 150 करोड़ से, वो भी जल्दी ही हो जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। सर, विशिंग यू एंड ऑल वेरी हैप्पी ब्लेस्ड न्यू ईयर एंड दिस इज़ माय न्यू ईयर गुरु दक्षिणा टू माय गुरु जी मोहन एस जी। धन्यवाद भैया। 150 करोड़ कमिंग सून, यस एब्सोल्युटली। सो 145 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, बैक टू बैक। ठीक है ना। लगातार अच्छी खबरें, लेकिन आपको सावधान रहना, सेहतमंद रहना, ये बहुत आवश्यक है। अब एक और खबर हम आपको देते हैं, जो आप मेरी उम्र के जो लोग हैं उनको शायद नाम याद होगा। जिमी कॉर्नर्स। कौन जिमी कॉर्नर्स? टेनिस प्लेयर जिमी कॉर्नर्स, याद आया? तो टेनिस प्लेयर हैं जिमी कॉर्नर्स, यूएस से हैं, और वो कुछ कह रहे हैं, उसको सुनिए, तो आपको अपने देश पर फक्र होगा। CNN, pandemic COVID Omicron, why not talk about Covaxin and what it has to offer? वैक्सीन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, US FDA, फॉक्स न्यूज़, फॉसी, सबको टैग कर रहे हैं, सबको हैशटैग लगा रहे हैं। कोवैक्सीन, गिव इट अ चांस। कहते हैं कोवैक्सीन को एक चांस दिया जाना चाहिए। क्यों कोवैक्सीन को नहीं ला रहे हैं यूएस में? जब इतनी सारी वैक्सीन आ रही हैं तो कोवैक्सीन को क्यों नहीं ला रहे? कोवैक्सीन के लिए बैटिंग कर रहे हैं तो टेनिस प्लेयर, लेकिन बैटिंग कर रहे हैं और कोवैक्सीन के लिए कर रहे हैं। उनको मालूम है कोवैक्सीन ज़्यादा बेहतर है। आइए फिर दोबारा से CNN, फॉक्स न्यूज़, US FDA सबको लगा, यू ऑलवेज टॉक अबाउट फाइजर, JJ, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना वैक्सीन्स, मे बी अ नॉट टू कोवैक्सीन, एन अपॉर्चुनिटी टू हैव एन ऑप्शन, अ चॉइस, allow Covaxin to get in the game. I am no doctor, but others have had a chance. Why not Covaxin? दूसरों को जब चांस दे दिया गया है तो कोवैक्सीन को क्यों नहीं दिया जा रहा? ये जिमी कॉर्नर्स बोल रहे हैं, विंबलडन प्लेयर हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि कोवैक्सीन को चांस क्यों नहीं दिया जा रहा जब सबको चांस दिया जा रहा है? वाई नॉट कोवैक्सीन? क्या दिक्कत है कोवैक्सीन से? वंदना सती जी, जय श्री राम। सोमनाथ सर, रिन्यूअल प्रॉब्लम इज फॉर द न्यू RBI रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स फॉर रिकरिंग पेमेंट्स और ऑटो पे। सर, व्हाट हैपेंड टू whom you told gone? ठीक है। तो 2 बार, मतलब लगातार 2 ट्वीट हमने देखे। अब तीसरा ट्वीट भी इनका देख लें कि किस प्रकार से लगातार बैटिंग कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज़, हैरिस फ्लॉन्कर, देयर इज एन अनदर वैक्सीन, कोवैक्सीन, दैट इज अवेलेबल, गिव पीपल अनदर ऑप्शन, शुड चेक इट आउट, Fossey, FDA variants. I am no doctor, but always like to keep my options open.
कहते भैया और ऑप्शन हमको दे दो, हमको कोवैक्सीन का ऑप्शन दे दो। लगातार कोवैक्सीन का ऑप्शन मांग रहे हैं, लगातार, एक बार नहीं, लगातार मांग रहे हैं। अब क्या, तो बड़ी लोगों को ये लग रहा था कोवैक्सीन, तो भारत में कुछ लोग ऐसे जो बाहर की वैक्सीन के लिए लॉबिंग कर रहे थे, उनके मुंह पर ये बड़ा करारा तमाचा है। आपकी थकान दिख रही, थोड़ा आराम करें, वक्त निकालें जी, अजय लिखा जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस ट्वीट को पढ़िए, फॉक्स न्यूज़, डाना पेरियो एंड तमाम सारे लोगों को उन्होंने मेंशन किया, टॉक अबाउट द पेंडेमिक, नो टॉक अबाउट कोवैक्सीन, शुड चेक इट आउट, मे बी बेटर देन व्हाट्स आउट देयर नाउ। हो सकता है उससे बेहतर हो जो हमारे पास है, रिसर्च। ये कहते हैं कोवैक्सीन को देख लो, हमारी वैक्सीन से बेहतर है, रिसर्च कर लो, हमारी वैक्सीन से बेहतर है, जो हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उससे बेहतर है, कोवैक्सीन ले आओ। लगातार जिमी कॉर्नर्स इस बात को कह रहे हैं, लगातार इस बात को कह रहे हैं, कोवैक्सीन पर बड़ा दबाव बना रहे। सिर्फ जिमी कॉर्नर्स नहीं है, ऐसे हज़ारों लोग और हैं यूएस के अंदर जिनको कोवैक्सीन पर ज़्यादा भरोसा है। उन्हें भरोसा नहीं है, एक्चुअली उन्होंने रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद उनको ये बात मालूम चल रही है कोवैक्सीन से बेहतर कोई दूसरी वैक्सीन नहीं है। ठीक है, जिस बात को हम पहले दिन से बोल रहे थे, बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हुआ। जो बहुत सारे लोग राष्ट्रवादी हैं, कट्टर राष्ट्रवादी हैं, बीजेपी समर्थक है, मोदी के अंधभक्त हैं, वो तक मॉडर्ना और स्पुतनिक का इंतज़ार कर रहे थे कि नहीं बाहर वाली लगवा लेंगे, वो ज़्यादा बेटर होगी। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोवैक्सीन में सबसे कम चांसेस है ब्लड क्लॉटिंग की, जो सबसे ज़्यादा चांसेस जो हैं वो जॉनसन एंड जॉनसन में बनते हैं, दूसरे नंबर पर मॉडर्ना में बनते हैं, ठीक है, स्पुतनिक में बनते हैं, लेकिन सबसे कम चांसेस जो होते हैं वो कोवैक्सीन के होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आप सबसे कहूँगा, निवेदन करूँगा कि आप सब जब भी वैक्सीन लेते हैं तो एक नॉर्मल सी चीज़ है विनेगर, सिरका, इसको अपने खाने में शामिल कर लीजिए, इसको अपने खाने में सलाद में डाल लीजिए, इसको खाते रहिए, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है ना, ये नेचुरल ब्लड थिनर का काम करेगा। और एक चीज़ और कहूँगा, जितने भी लोग, खासकर जो लोग जिम जाते हैं और वो लोग खासकर जो जिम में सप्लीमेंट्स लेते हैं, पहली बात सप्लीमेंट्स कतई मत लीजिए। किसके लिए बना रहे हो ये बॉडी? फ़ोटो खिंचवाने के लिए, कहीं कंपटीशन में जाने के लिए, किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए? जान ही नहीं बचेगी तो करोगे क्या इन सब चीज़ों का? तो पहले अपनी जान बचा लो। जो नॉर्मल एक्सरसाइज है वो कीजिए, हैवी एक्सरसाइजेस को बंद कर दीजिए, इस कोरोना काल में बिल्कुल बंद कर दीजिए। और आप देखेंगे जब तक जिम वगैरह नहीं खुली थी तब तक अचानक सडन डेथ के केसेस बहुत कम थे, अब वो सडन डेथ के केसेस बढ़ गए हैं। उसके बढ़ने का बहुत बड़ा कारण जो है वो जिमिंग है, और उसमें तमाम जो सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं वो तमाम सप्लीमेंट्स हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब इन चक्करों में कतई ना पड़ें ना, और हो सके तो जिम, जो हैवी जिम है, उससे नमस्ते कर लें। नमस्कार हेमंत शाह जी। रविंद्र दीवान जी कहते कोवैक्सीन इज़ बेस्ड ऑन होल वायरस वाइल ऑल अदर्स आर बेस्ड ऑन सम पार्ट ऑफ वायरस। जी रविंद्र जी, बिल्कुल इसी बात को हम लेकर पहले दिन से चले थे। तो खैर, अब इतना सारा जो हंगामा हो रखा है, तमाम सारी चीज़ें, तो स्थिति क्या है भारत के अंदर? क्या स्थिति? हमने बताया वेरिएंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, भारत की स्टडी थी। आप सिर्फ मत समझिए ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन सिर्फ 55% है, बाकी वो डेल्टा ही बैठा हुआ 45%, यानी 50-50 का रेशियो है। आपको ये नहीं पता चलेगा ओमिक्रॉन हुआ है या फिर डेल्टा हुआ है। तो ज़रा देख लें क्या स्थिति है भारत की। कोविड केसेज इन दिल्ली, दिल्ली में कोरोना की खतरनाक रफ्तार, 1796 नए केस की पुष्टि, लगभग 1800 मामले आ गए नए। दिल्ली में कोरोना के मामले में बड़ा उछाल देखने को मिला है। 24 घंटे में 1796 नए केस की पुष्टि हुई, सिर्फ 24 घंटे में 1796 नए केस, सिर्फ पिछले 24 घंटे में। कमाल है, कमाल की बात है। तो दिल्ली की स्थिति क्या है, दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं, देखें ज़रा एक बार, वो भी देख लेते हैं। लाइक कर लो यार, बार बार नहीं बताना पड़े ना, बार बार उसी चीज़ को करने में मज़ा नहीं आता। दिल्ली वाले पार्टी मूड में घूम रहे हैं।
लग जाएगा तो 10 बजे से पहले पहले 9:30 बजे तक सभी लोग अपने घर चले जाएं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, जो डीडीएमए की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग पर रहें, मास्क लगाकर रखें और 10 बजे से पहले पहले अपने घर को लौट जाएं। पहले 10 बजे के बाद कोई भी लोग इस एरिया में ना रहे, क्योंकि 10 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाएगा। सब पुलिस चिल्लाती रही, लोग उसके बाद भी बाहर घूम रहे हैं, धनाधन पार्टी कर रहे हैं। खैर, तो ये स्थिति है। 10:30 पूरी दिल्ली सुनी थी आज। अमन मित्तल जी कहते हैं अच्छा अमन जी, आप कौन से इलाके में रहते हैं? आपने बड़ी जल्दी पूरा, अमन मित्तल जी, पूरे दिल्ली का आपने ठेका ले लिया, इतनी जल्दी आपने दे दिया। इतनी क्यों चिंता कर रहे हैं? कल का वीडियो भी देख लीजिएगा, कल दिखा देंगे कितने कितने बजे कहाँ कहाँ पार्टी हुई थी। अभी बता दूं सर, नाम बोल दूं, जगह खोल दूं, छापा पड़वाने की आपके अंदर ताकत है तो पड़वा दीजिए। आपके जो बड़े बड़े मंत्री नेता लोग हैं ना, उन्हीं के जो क्लब्स हैं वो खुले हुए हैं, शराब बह रही है। रविंद्र जी कहते हैं व्हाट इज सिरका, यू टोल्ड टू ईट विद सलाद। आपको सिरका नहीं मालूम रविंद्र जी? कमाल की बात है। सिरका को विनेगर कहते हैं अंग्रेजी में, उसको देख लीजिएगा। सर, इज इट नॉट टाइम टू रिड्यूस क्राउड्स एट पॉलिटिकल रैलीज? तुषार बमनी, अच्छा मतलब पॉलिटिकल रैली में ही क्राउड कम करना चाहिए हमको, जहाँ से देश की दशा और दशा तय होगी। ये दारू की पार्टियों में कम नहीं करना चाहिए, इनको ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए। इनसे देश की दशा और दिशा कौन सी बदलेगी? मैं ये जानना चाहता हूँ। हर वो गलत काम जो हो सकता है वो इन पार्टियों में होता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो इनको बंद कर लेना सर, तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। इन मार्केट से ऐसा कौन सा बड़ा भारी पहाड़ टूटने वाला था? हमने कहा था कि भाई रिलैक्सेशन रहे, इतना भी ना रहे कि बिल्कुल हद मचा दी। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो ये तो ही दिल्ली वालों की बात। दिल्ली वाले भाई साहब, उनको मित्तल साहब को बुरा लग जाएगा। तो दिल्ली के मालिक क्या कर रहे हैं? दिल्ली वाले तो चलो मूर्ख हैं, दिल्ली के मालिक क्या कर रहे हैं उसको देख लें। हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले, इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं, आपसे सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जाओ, घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ तो मास्क जरूर पहन के रखें। हमें जिम्मेदार बनना है, लेकिन डरना नहीं है। थोड़ा सा दुख होता है जब देखते हैं मार्केट के अंदर इतनी भीड़ है, मॉल के अंदर इतनी भीड़ है, तस्वीरें आती हैं, वीडियो आते हैं, और इतनी भीड़ में किसी ने मास्क नहीं पहन रखा। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? जो हम जितनी सख्तियां कर रहे हैं वो भी इसी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके घर में कोरोना आए। अब इतना ज्ञान, और नीचे इनकी रैली चल रही है साहब 30 दिसंबर की। 28 तारीख को ज्ञान दे रहे थे और 30 तारीख का ये हाल है। आगे देखें। ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी कि मार्केट के अंदर इतने भारी भीड़ लग रही है, फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे। वो तो अच्छी चीज़ नहीं है, फिर लोगों की रोजी रोटी जाती है, आपका भी वो खराब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोते रहें। हम नहीं चाहते कि कोरोना। चलो साहब, तो दिल्ली के मालिक भी गजब, जैसे दिल्ली वाले वैसे ही दिल्ली के मालिक। यथा राजा तथा प्रजा होती थी, अब उल्टा है, यथा प्रजा तथा राजा हो रही है। जैसी प्रजा है वैसे ही उनको मालिक भी मिला हुआ है। खैर, इस बारे में हम क्या कहें, आइए। और दिल्ली सरकार कुछ तो कर रही होगी, कर रही है। इतना सारा आपसे बोल तो रहे हैं बैठ के, आपकी सेहत के लिए भी उनको चिंता है। आइए। दिल्ली गवर्नमेंट सैंक्शंस 475 करोड़ फॉर इंस्टॉलिंग 600 LED डिस्प्ले स्क्रीन्स अलॉन्ग मेन इंटरसेक्शंस। वाह, इसका आधा भी अगर इन्होंने कोरोना के लिए लगाया होगा ना, मैं लाइव करना बंद कर दूंगा। इसका आधा भी 475 करोड़ है। यदि 250 करोड़, 225 करोड़ भी यदि इन्होंने लगाया होगा कोरोना के लिए, मैं लाइव करना बंद कर दूंगा। मैं इतनी बड़ी बात बोलता हूं। 600 LED स्क्रीन। अब तक तो अखबारों में ऐड दिए जा रहे थे, अब इंटरसेक्शंस यानी जहां जहां चौराहे हैं,
वहाँ 600, दिल्ली के अंदर 600 ऐसी जगह ढूंढी गई हैं जहाँ एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। यानी अब 600 जगहों पर आपको लगातार केजरीवाल जी के ऐड 24 घंटे चलते हुए मिलेंगे आपको। अब ऐड का खर्चा ही नहीं करना पड़ेगा। एक बार में 475 करोड़ खर्च किए, काम हो गया। वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा है। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ। यूजुअली जो होता है, जो होर्डिंग्स होती हैं या जो स्क्रीन्स होती है वो नगर निगम के अंडर में होती है। यहाँ नगर निगम के अंडर में क्यों नहीं है और बिना नगर निगम के कैसे हो जा रहा है? सोचिए आप, 600 एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही है। इससे उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करना है, इससे पंजाब के चुनाव को प्रभावित करना है, इससे उत्तराखंड के चुनाव को प्रभावित करना है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो लोग हैं उनको ब्रेन वॉश किया जाएगा। 24 घंटे केजरीवाल जी का ऐड चलेगा, उस पर 24 घंटे उनको बताया जाएगा वहाँ फलाना हो रहा, वहाँ ठिकाना हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा है। ठीक है ना? और दिल्ली वाले जो लोग हैं वो कितने स्मार्ट हैं वो आपको मालूम है। इतना बढ़िया उन्होंने नेता चुना है, तो इससे अच्छा तो स्मार्टनेस हो ही नहीं सकती। अब ये स्मार्ट लोग अपने गाँव फ़ोन करेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा इसको नहीं, इसको वोट देना, ऐसा नहीं है, वो है। आपसे कोई भी व्यक्ति, खासकर आम आदमी पार्टी वाला, यदि कभी भी इस बात को लेकर आता है, बड़े बेशर्म टाइप के होते हैं, तो आप उसको, कितना भी अच्छा रिश्तेदार हो, आप उसको 2 गाली देकर फ़ोन काट सकते हैं। क्योंकि इस बात का यकीन मानिए, उसको बुरा नहीं लगेगा, उसका फ़ोन फिर से आपके पास आ जाएगा। ये बहुत ही घटिया टाइप के लोग होते हैं। इनके सपोर्टर्स, ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, मैं माफ़ी चाहूँगा, है ना। तो किसी को अगर लगे कि भाई मैंने ऐसा बोल दिया, तो ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। मैंने ऐसा पाया कि इनके जितने भी सपोर्टर होते हैं बहुत ही घटिया होते हैं। उनको कितनी भी गाली दे लो, अगले दिन फिर आ जाते हैं मुँह लटका के, और फिर से आ जाएंगे, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चिकने घड़े जिसे बोलते हैं। तो साहब, ये काम हो रहा है दिल्ली में। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? अब ऐसे में वो करना चाहिए जो लुधियाना में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब के साथ हुआ। आइए देखिए। स्वागत हो रहा, बड़े खुश हो रहे हैं। डीईओ साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। आ जा भाई, आ जा। माला, ये देखिए माला निकल रही है, माला पहनाई जा रही है। फ़ोटो खिंचवा रहे हैं साहब खड़े होके। आ जाओ जी, आ जाओ। कितने खुश हैं, आ जाओ। अब ये माला देखिए, हा, क्या बात है, क्या बात है। लो भाई, जूते वाली माला हो गई, जूतों वाली माला पहना दी। अब इनको दिखा कि ये तो जूते हैं इसमें। ओए तेरी, बाद में डीओ साहब एफआईआर कराते घूमे, बोले मेरे साथ तो अन्याय हो गया। माला पहनाओ, आदमी कितना खुश होता है। इसलिए कहते हैं माला मत पहना करो। बड़े खुश, माला पे माला पहने जा रहे हैं, इसी को कहते हैं माला पहनाना। खुश हो गए। डीओ साहब सुन नहीं रहे थे, लोग शिकायत कर रहे थे, पेरेंट्स शिकायत कर रहे थे, स्कूल्स की शिकायत कर रहे हैं। डीईओ साहब सुन नहीं रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब। तो सारे के सारे पेरेंट्स पहुँचे, उन्होंने मालाएं पहनाई। डीईओ साहब ने बड़े अच्छे से माला पहनी, और धीरे से एक आखिरी माला जूतों वाली बड़े प्यार से और अच्छे से सजा दी उसको, कि सबको दिख जाए। मज़ा आया? मज़ा आया कि नहीं आया? तो ये हाल होना चाहिए ऐसे लोगों का। 600 एलईडी स्क्रीन लगाने के लिए पैसा है इनके पास में। इनके पास जनता की भलाई के लिए पैसा नहीं है। इनके पास 475 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए। कितना बजट इन्होंने कोविड के लिए सैंक्शन किया, मैं वो जानना चाहता हूँ। तीसरी लहर आने वाली है। 1790 केस, लगभग 1800 केस, 1796 सामने है, आज है। कल इससे भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आज सब पार्टी कर रहे हैं, पार्टी मूड में, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो साहब कमाल है भाई, दिल्ली की पब्लिक है। खैर ये तो दिल्ली की बात हुई, तो महाराष्ट्र की बात कर ले। महाराष्ट्र का क्या हाल? आइए महाराष्ट्र का भी हाल कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 8,067 केस की पुष्टि। केवल मुंबई में आए 5,000 से अधिक नए मामले। सिर्फ मुंबई में 5,000 से अधिक नए मामले, 8,000 से अधिक मामले। कहाँ? महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र की स्थिति है। महाराष्ट्र वाले क्या कर रहे हैं? वो पेंगुइन पाल रहे हैं। सबका अपना अपना स्वैग है सर, सबका अपना अपना स्वैग है। एक ऐड लगा रहे हैं तो दूसरे पेंगुइन पाल रहे हैं। क्या बोले?
चलिए, तो भारत की क्या स्थिति है, भारत की स्थिति भी देख लीजिए। इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट सिंगल डे ओमिक्रॉन सर्ज 16,764 न्यू कोविड केसेस, 16,000 से ज़्यादा नए केसेस आ गए एक दिन में, सिंगल डे में। 8,000 इसमें सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। सोचिए आप, ये बुरी स्थिति है हमारी, और अभी भी लोगों को पार्टी करनी है। भाई पार्टी करने दें, सुधर जाओ भाई, फिर मत कहना बताया नहीं था, बाद में बहुत दिक्कत आएगी। विकास पाल जी कहते हैं कालीचरण को फंसाने के लिए चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का हाथ हो सकता है, ताकि हिंदू वोट बैंक को बांटा जा सके, पीएम सीएम दबाव बनाया जा सके, तरफ हो, बोले कि गुड से गलत है, वोट बैंक बट सकता है। ठीक बात है विकास जी, उस बारे में कल चर्चा कर चुके हैं, ना उससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कल से पहले भी, राइट। चलिए, तो ये स्थिति है साहब कोविड को लेकर। अब बहुत सारे लोग बोले नया साल नया साल नया साल, तो नए साल को लेकर कई सारी चीज़ें, कैलेंडर ईयर ज़रूर, कैलेंडर बदला है, कैलेंडर ईयर बदला है। तमाम सारे वो जो ईसाई हैं, राष्ट्रवादी ईसाई हैं, जो इस चैनल को देखते हैं, जो इस चैनल को नहीं भी देखते हैं, उन तमाम सारे राष्ट्रवादी ईसाइयों को उनके ईसाई नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम वो वाले नहीं हैं, तुमको वाले नहीं हैं, हम उनमें से नहीं, हम उनमें से जो आपकी खुशी में भी शामिल होते हैं। आपका नया साल है, हम बिल्कुल इसमें शामिल हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो शामिल होते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात है। खैर, तो क्यों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर मैं अगर कुछ बोलूं तो उचित नहीं है। तो एक वीडियो है हमारे सामने, शायद ये आपको समझाएं, इससे समझ में आए। 31 दिसंबर की रात को अपने भारत में कई मूढ़ लोग, हिंदुस्तानी, कई मूर्ख लोग रात को जश्न मनाते हैं, पार्टी देते हैं। क्यों? कि 1 साल पूरा हुआ, ये अब नया साल शुरू हो रहा है। और 1 जनवरी को एसएमएस करते हैं, मैसेज फोन से या कैसे भी देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। समझो वो हिंदू नहीं, मूढ़ है, ईसाई धर्म स्वीकार किया है ऐसा लगता है। 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर, मैंने आज देखा पंचांग, 1 जनवरी को हैप्पी न्यू। हालांकि इतने कड़े शब्दों से तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, जानकारी नहीं होना, जानकारी का अभाव होना, ये स्वाभाविक है, सबके साथ हो सकता है, कभी हमारे साथ भी था, है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते ठप्पा मार के कि मूर्ख हैं वो लोग, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, जानकारी का अभाव है, कुछ लोग दूसरों की खुशी में भी शामिल होने के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी चरण स्पर्श, वैसे तो हमारा नववर्ष नहीं है, परंतु सभी को बधाइयाँ, नव युवकों को प्रेरणा स्रोत हैं आप, नमन आपके परिश्रम को। जय, आज का लाइव नहीं देख पा रहा हूँ, पर अगले दिन ज़रूर अवश्य। विकास पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिर नया वर्ष कब मनेगा और क्यों मनेगा, इसको जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आइए ज़रा देखें। आज अभी की बात बता रहा हूं। सृष्टि जब उत्पन्न हुई तब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर थे, इसीलिए अपने सनातन धर्म में चैत्र मास का प्रथम दिन वो नूतन वर्ष के रूप में माना जाता है। हम ईसाई नहीं है जो पहली जब हुई, सृष्टि जब उत्पन्न हुई तब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर थे, इसीलिए अपने सनातन धर्म में चैत्र मास का प्रथम दिन वो नूतन वर्ष के रूप में माना जाता है। हम ईसाई नहीं है जो 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर करें। भूल जाना, कोई आपको करे तो आप उसको भी अक्ल देना। कोई आपको फोन करे हैप्पी न्यू ईयर तो बोलना तुमने धर्म कब से बदल दिया, तुम कब से ईसाई हो गए। आने वाले साल को भी मैंने पंचांग में देखा, चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर होगा, इसलिए चैत्र मास का प्रथम दिन वो नूतन वर्ष माना जाता है। कहीं कहीं अपने ग्रंथों में दीपावली का दूसरा दिन भी नूतन वर्ष माना जाता है, महाभारत आदि ग्रंथों में। तो अपने शास्त्रों के अनुसार अपन नूतन वर्ष मनाएं। बाकी 1 जनवरी को बोले हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ये ना समझो की बात है, पुरानी आदत है ना। तो कई भक्त भी, साधक भी एक दूसरे को कह देते नया साल मुबारक हो 1 जनवरी को। तो ठीक है साहब, मेरे ख्याल से यहाँ बहुत क्लियर हो गया कि नया वर्ष एज़ पर हिंदू कैलेंडर जो है वो एक अलग तिथि, अलग डेट पर आएगा, चैत्र महीने की 1 तारीख को, या फिर
दीपावली के अगले दिन, दीपावली के समय भी हम लोग, पहले ऐसे ही कार्ड आते थे। अब बहुत सारे नए लोग हैं, व्हाट्सएप वाले लोग हैं, तमाम सारे और मीडिया वाले लोग हैं, पता नहीं कितनों को मालूम है कि नहीं। पहले पोस्ट कार्ड भेजे जाते थे। पोस्ट कार्ड, ये वाले पोस्ट कार्ड नहीं जो आप देखते हो, लिफाफे में बंद पोस्ट कार्ड होते थे। एक सिंपल वाला पोस्ट कार्ड होता था, हैप्पी दिवाली वाला छपा हुआ वाला, और एक लिफाफे में बंद पोस्ट कार्ड होते थे, वो जाया करते थे, वो फ्लैप वाले, है ना, 2 का उसमें। तो उसमें बाकायदा लिखा होता था हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर, दोनों एक साथ होता था ना। बहुत सारे लोगों ने शायद वो कार्ड देखे हों, शायद उनको पता हो। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संपद, हाँ पीयूष त्रिपाठी जी। योगराज जी, नमस्कार सर, हमारा नया साल उगाड़ी और गुड़ी पड़वा के दिन मनाया जाता है। जी योगराज जी, बिल्कुल। ठीक है, मोदी जी पर पीएम बने वह नया साल है मेरे लिए। ठीक है, वो आपकी भावना, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो पहले ऐसा होता था, जब हम अपने संस्कारों को, अपनी चीज़ों को भूलते जाते हैं, तब क्या स्थिति हो जाती है हमारी, उसको भी एक बार देख लें। देखिए, ये भारत की स्थिति है। अलग अलग एम्पायर है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, गजापति एम्पायर इतना सा था, मगध एम्पायर इतना सा था, है ना, सतवाना डायनेस्टी इतना सा, नंदा एम्पायर इतना था, ठीक है ना, विजयनगर डायनेस्टी इतना सा, चालुक्य डायनेस्टी थोड़ा सा, फिर ये चोल वंश ये इतना यहाँ तक आए, ठीक है ना। और ये सारे आप अलग अलग चीज़ें दी हुई है। गुप्त एम्पायर, गुप्ता एम्पायर जैसा आप बोलेंगे, ये रहा इतना बड़ा। पाला एम्पायर ये रहा, देवपाला एम्पायर। मौर्य एम्पायर, आजकल बहुत सारे मौर्य बोलते हैं हमको आरक्षण दे दो, फलान कर दो, डिकान कर दो, पता नहीं, वो कहते हैं हमारे को इसमें उसमें शामिल कर लो। एम्पायर देखिए कितना बड़ा है। आप समझिए ज़रा, आपको किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है आप बैसाखी ले लो, आप इसी देश में भीख मांगने लगो जिस देश में आपने पूरे में राज किया हुआ है। कहाँ से कहाँ तक आपने इस देश की सीमाएं बढ़ाई थी, गौरव वाली बात है। फिर करकोटा, और ये रहा विक्रमादित्य। इस विक्रमादित्य को आप पहचानिए, ये आपकी पहचान है। ये थे आप, लेकिन आप अपने आप को भूलते चले गए। पहचान पा रहे हो, ये भारत का नक्शा है, विक्रमादित्य। तो कहाँ से कहाँ आ गए, क्या से क्या हो गए देखते देखते, है ना। इसलिए क्योंकि हम अपने आप को भूलते चले जा रहे हैं, इसलिए हमको अपने आप को भूलना नहीं, हम जो हैं उसी में रहें। सर, कौन सा शुभ काम या आरंभ दारू मांस और हंगामे से होता है, ये गौर करने वाली बात है। ऋषभ जी, अलग अलग जगह अलग अलग परंपराएं होती हैं। बहुत सारी जगह परंपरा होती है चीयर्स करके ही स्टार्ट करते हो, तो वो उनकी परंपरा है। हमको कौन सी हमारी परंपरा, हमको उसको देखना है, राइट। दूसरे को देखिए, हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे अंदर एक जिहादी मानसिकता आ गई है। वो जिहादी मानसिकता क्या है, तू गलत है, तेरे यहाँ ऐसा तो तेरे यहाँ वैसा, तो उसको गाली देना शुरू कर दो। आवश्यकता नहीं है। प्रवीण सिंह जी धन्यवाद, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमको सिर्फ ये बताना है हमारे यहाँ क्या अच्छा होता है। किसी को बुरा बोलने से कुछ फ़ायदा मिलेगा क्या? किसी को बुरा बोलकर आप अपना बना सकते हो क्या? नहीं। तो फिर बुरा बोल के फ़ायदा क्या है? वो तो आपका दुश्मन ही बनेगा और कट्टर होता चला जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम लोग उसको थोड़ा सा अच्छे शब्दों में प्यार से उसको समझाएं, तो सामने वाला समझेगा। और हमने ये नहीं समझाना है तुम्हारा गलत है, उनमें ऐसा बोला है तो तुम्हारा तुमको, टू यू। हम टू यू वाले लोग नहीं है भाई, है ना। हम सेम टू यू वाले लोग हैं। हाँ भाई, तुमको भी कोई, अगर हमको ईसाई भी अगर आकर बोलेगा कि हैप्पी न्यू ईयर, तो हम क्या बोलेंगे? टू यू थोड़ी बोलेंगे, सेम टू यू। कोई ईसाई भी अगर आकर हमको बोलेगा कि बोलेगा भाई ये हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा। अब एक बात बताइए, कितने हिंदू ऐसे हैं जो ईसाई उनको लाकर अगर प्रसाद देते हैं तो नहीं खाते हैं, फेंक देते हैं, या कोई भी खाना लाकर देते हैं? कोई नहीं फेंकता। क्रिसमस का केक हो, किसी को भी दिया जाता है, सब खाते हैं। आपका ये जो होती है सेवैयाँ जो होती है इसकी ईद वाली, वो भी लगभग सब लोग खाते हैं, कोई फेंकता नहीं है, अपमान नहीं करता है। लेकिन इसके विपरीत
हिंदू जब अपना प्रसाद किसी को देता है, ये भगवान का प्रसाद है, तो बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो खाते नहीं है, उसको फेंक देते हैं। नहीं खाना है, बिल्कुल मत खाइए, मत लीजिए, मना कर दीजिए कि मेरे धर्म में मना है, मैं इसको नहीं ले सकता। फेंकिए मत, अपमान मत कीजिए, है ना। तो ये अपमान हमको नहीं करना है, ठीक है ना। आदित्य शाही जी बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है ना। इस फ़र्क को वो कभी मिटा नहीं पाएंगे, ये फ़र्क हमेशा रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमारा धर्म जो है वो छुई मुई नहीं है कि किसी के प्रसाद देने से छुलते ही वो मुरझा जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा धर्म छुई मुई वाला नहीं। कुछ लोगों का छुई मुई है, सवाल कर देने पे उनका मुरझा जाता है, इतना खतरनाक धर्म है। हमारा धर्म ऐसा नहीं है। हमारा धर्म में तो सवाल की अथाह वो दी हुई है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। गाली देने के लिए भी 100 बार गाली दे सकते हो, 101वीं पे कटेगा गला। या तो गाली छोड़ो, जरा सी बात कर दो तो कहते कंग कंग की गुगा, कमाल है। सन इज ऑल्सो मूविंग इन गैलेक्सी एंड अर्थ अराउंड द सन, लीनियर डिस्टेंस विद ट्रेवल बाय अर्थ ए स्फेरिकल पाथ, दस आवर न्यू ईयर इज बेस्ड ऑन नक्षत्र। यस आशीष जी, बिल्कुल। तो ये हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। खैर, तो अपनी संस्कृति को, अपने जो इतिहास है उसको मत भूलिए, सब में उठिए बैठिए, घबराइए मत, डरिए मत। बहुत सारे लोग डरते हैं हमारे यहाँ जो आते हैं, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। नितिन शुक्ला, उसके पास मत बैठना, वो तुमसे छुल गया तो। उसकी मानसिकता अलग है, वो सेक्युलर है, उससे बात मत करना। अरे सेक्युलर है उसी को तो भाई हमको सही सेक्युलर बनाना। वो जो सेक्युलर है, एंटी हिंदू को एक्चुअली आप सेक्युलर बोलते हो। तो वो जो एंटी हिंदू है उसको सेक्युलर बनाना, क्योंकि सेक्युलर पूरे विश्व में एक ही होता है, वो हिंदू होता है ना। तो वो जो एंटी हिंदू हो रखा है वो कब बनेगा? जब हम उसके साथ बैठेंगे उठेंगे। कीचड़ कब साफ होगा? जब कीचड़ में आप जाओगे। जाना मत, गंदे हो जाओगे, तो कभी आप कीचड़ साफ नहीं कर पाओगे। आप रोज़ देखोगे, रोज़ गाली दोगे। तो क्या हमको यही काम करना है? नहीं, हमको ये नहीं करना है, हमको बदलाव करना है। और बदलाव तभी होगा जब आप उतर कर काम करेंगे। थोड़ा सा गंदगी होगी, थोड़ा सा कष्ट होगा, कई सारी आहुतियाँ भी लगेंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है ना। और जीवन कब दी एंड लिख जाए जीवन की इस फिल्म पर, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए काम ये मत सोचिएगा कल करूँगा, इस कल में बहुत नुकसान हो जाएगा। आप सोचते रह जाएंगे और वो कल नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए जब आपके पास समय, जिस वक्त समय निकालिए, नहीं है तो, और काम शुरू कीजिए, राइट। नेवर एवर वेट फॉर कि नहीं इसको करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ठीक है ना। खैर चलिए, और जब इसकी बात हुई कि मिस मत कीजिए, काम को कर लीजिए। आज बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किया, आज किसी का भी कॉल नहीं उठा, तो उन सबको कल या परसों में कॉल बैक जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनके कॉल नहीं उठे आज, तो उनको कल या परसों में उनको कॉल बैक जाएगा, राइट। वी कैन डू फॉर सर, वी नीड अ टूल किट फ्रॉम यू। मतलब मुझे भी बदनाम करवा दोगे टूल किट के चक्कर में, हाँ। चलिए, नहीं, हमारे यहाँ टूल किट नहीं होती है ना। हमारे यहाँ सीधा सीधा जो है, जो बात होती है लाइव पर होती है, सबके सामने होती है, राइट। कोई ऐसा नहीं है, कोई अलग कुछ वो नहीं करते, ठीक है ना। आइए अब ज़रा देखें कि देश की क्या हालत है। अच्छी खबरों में पहली खबर, मोर देन 5.78 करोड़ ITRs इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर assessment year 2021-22 filed till 7 PM today compared to 5.95 crore ITR for 2020 and 21 filed till 10th January। एक्सटेंडेड डेट थी वो, 10 जनवरी तक बढ़ा था। आज आखिरी डेट थी, आज ख़त्म हो गया। ITR फाइल करने की लास्ट डेट थी। 5.78 करोड़, 5 करोड़ 78 लाख लोगों ने आज ITR अपना भर दिया। This includes 35.74 lakh ITR filed today with 4.55 lakh ITR filed in last 1 hour। ये 7 बजे तक का है, तो 1 घंटे में लगभग 4.5 करोड़ आ रहे हैं। हम 5 करोड़ पकड़ लेते हैं। 7 बजे के बाद 7 से 12 कितने घंटे और बचे? लगभग 5 घंटे और बचे, तो लगभग 25 लाख और ITR शायद हम मानकर चलें, शायद जमा आज हो गए होंगे, भर दिए गए होंगे। सर, इन 2022 आई विल मेक श्योर योर वीडियो रीच एज मेनी एज पॉसिबल पीपल, विश यू हैप्पी 2022। धन्यवाद टाइम ट्रेवलर जी। बिल्कुल, इसका ये हमको प्रयास करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सही है तो, है ना।
तो प्रणव जी कहते हैं हिंदू धर्म इज़ फुल ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स लाइक कृष्णा आंसर अर्जुन ऑल क्वेश्चन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक खबर तो आपने देखी, अब दूसरी खबर। कल हमने एक न्यूज़ आपको दिखाई थी और हमने ये कहा था कि सरकार इस पर ध्यान दे वरना बीजेपी को इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा, बीजेपी को इस पर ध्यान देना चाहिए। और वो कौन सी थी? टेक्सटाइल को लेकर जो जीएसटी बढ़ाया था कपड़े के ऊपर, कपड़ा व्यापार के ऊपर 5% से उसको 12% पर ले गए थे। इसको लेकर बहुत विरोध हो रहा था और लंबे समय से हो रहा था इसको विरोध। और हमारे पास जो सूचनाएं आ रही थी, खबरें आ रही थी, वो खबर बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट आ रही थी कि सूरत में भी लिटरली मोदी गो बैक के पोस्टर लग गए थे, है ना। तो ये चीज़ें आपको शायद लोग नहीं बताएंगे, लेकिन ये सच्चाई थी और इससे बीजेपी को बहुत नुकसान होने वाला था। और हमने कल ही कहा था कि इस पर सोच ले सरकार, विचार कर ले, इससे नुकसान हो जाएगा, इस डिसीजन को दोबारा से रिव्यू करने की आवश्यकता है। तो बहरहाल रिव्यू तो नहीं किया लेकिन डिफर जरूर कर दिया, फिलहाल लागू नहीं होगा। जीएसटी काउंसिल डिफर्स हाइक इन रेट्स ऑन टेक्सटाइल्स फ्रॉम 5 to 12%। ये जो हाइक था इसको डिफर कर दिया जीएसटी काउंसिल ने कि नहीं, फिलहाल नहीं करेंगे, फिलहाल हम ये जीएसटी नहीं बढ़ाएंगे। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन क्या इस खबर की सत्यता क्या है? क्या वाकई में ऐसा हुआ? जीएसटी काउंसिल डिसाइड्स टू डिफर हाइक ऑन टेक्सटाइल्स फ्रॉम 5 to 12%, सेज निर्मला सीतारमन। खुद देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने आकर इस बात को बताया, कहा कि जीएसटी काउंसिल ने ये डिफर कर दिया फैसला, फिलहाल इसको लागू नहीं किया जाएगा, इसको दोबारा से देखेंगे, इसके अंदर यदि कुछ बदलाव करने होंगे बदलाव किए जाएंगे, और यदि आवश्यक नहीं लगेगा, यदि बिना इसके काम चल रहा होगा तो फिर इसको पीछे भी लिया जा सकता है। नितिन सर की डायरेक्ट सेटिंग है मोदी जी से? नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा इससे पूर्व में भी कई बार हो चुका है, जब हमने कई सारी चीज़ें बोली जो हम बोलते हैं वो वहाँ पर हो जाता है, क्योंकि ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये आपकी आवाज़ है सर, आपको ये समझना पड़ेगा, है ना। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये आपकी आवाज़ है, ये जनता की आवाज़ है, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये आवाज़ क्यों सब तक पहुँचती है, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, इसको दबाया नहीं जा सकता, इसको रोका नहीं जा सकता, इस आवाज़ को ये सब तक पहुँचती है। सम सूरत पीपल वोटेड फॉर बनाना, अच्छा आम पार्टी की। सर एक बात समझिए, आपको जो लग रहा है वैसा है नहीं, इसको समझिए, है ना। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। आप उस ये आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, आप लोग बहुत ऊपरी चीज़ों को ले लेते हैं। हाँ, मेरे कुछ लोग नॉन लोग गारमेंट लाइन में थे, सब परेशान थे, बिल्कुल पूनम सिंह जी, अब सब परेशानी दूर हो गई होगी। तो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये, आप ऊपरी हेडलाइन पढ़ लेते हो, थोड़ा अंदर पढ़िए, थोड़ा आपको मालूम चल जाएगा वो रीज़न क्या है, और आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि आपको कितनी सीटें लोकसभा में सूरत ने दी थी, कितनी सीटें विधानसभा में सूरत ने दी थी, ये आपको दोनों चीज़ें मालूम चल जाएगी। तो ज़रा उसको देख लीजिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो सर कोई आपके साथ खड़ा नहीं हो, इसका मतलब सूरत आपको अगली बार हरा दे, ऐसी बातें मत कीजिए, है ना। तो खैर, योर प्रेडिक्शन ऑलवेज बिकम ट्रू। अजीत कुमार जी, अजीत जी, हमारा काम है सही बात को बोलना, सच को बोलना, इसलिए सच तो हमेशा ही रहेगा ना सर, वो इधर उधर नहीं हो सकता। कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोग यहाँ आके लग जाते हैं आईटी सेल है, हाँ? कुछ लोग लग जाते हैं बीजेपी, कुछ लोग भक्त। भैया आईटी सेल वालों को ज़रा थोड़ा सा कंपेयर कर लिया करो। अगर हमारे जैसा आईटी सेल होता तो अभी तक दूसरी कोई पार्टी बचती नहीं देश के अंदर, है ना। तो ये बीजेपी का आईटी सेल जो है वो बीजेपी को मुबारक हो, वो अपना काम कर रहे हैं। बहरहाल मेरा कोई उससे लेना देना नहीं है, ये मैं फिर से बता दूं। कुछ लोगों ने बीजेपी का एजेंट बता दिया, भाई मेंबर भी नहीं हूँ, प्राइमरी मेंबर भी, नंबर पब्लिक है, उसको चेक कर लेना, उनके डेटाबेस से मिलेगा नहीं, मिस्ड कॉल वाला नंबर भी नहीं है, ठीक है। तीसरी बात पर आ जाता हूँ, हाँ, कि मोदी का अंधभक्त। अच्छा, मोदी का अंधभक्त तो ऐसा है कि मोदी को गाली दो नहीं तो तुम मोदी के अंधभक्त हो, ये भी एक अजीब बात है। मोदी ने एक्सप्रेसवे बना दिया, गाली दे दो मोदी को, हम कहते मोदी ने एक्सप्रेसवे बना दिया, इससे इतने घंटे की दूरी इतने देर में हो जाएगी, इतने करोड़ का बनाए, इतने जल्दी इसका पैसा वसूल हो जाएगा, लोगों का इतना समय बचेगा, इतना डीजल पेट्रोल बचेगा। हट, तू भक्त है। अरे अजीब बात है, अगले आदमी ने हाईवे का उद्घाटन किया, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, अच्छा काम किया, गाली दे दूं उसको, सिर्फ तुम गाली नहीं दो। ये दादागिरी किस तरह की है भाई, ये किस प्रकार की दादागिरी है कि मोदी को गाली दो नहीं तो तुमको गाली देंगे। अजीब दादागिरी है यार। खैर कोई बात नहीं, आप अपनी दादागिरी करते रहिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुत्तों के भौंकने से सर कभी किसी को फ़र्क नहीं पड़ा।
ठीक है ना। ये बोल दीजिए हमारी अन्य कोई शाखा नहीं, हाँ ये बात भी सही, हमारी अन्य कोई शाखा नहीं है भाई, ये भी ठीक है। पता चला अभी बहुत सारी शाखाएं खोल रखी हैं। खैर सर बट वाई यू हैव नॉट टेकन मेंबरशिप, आई हैव टेकन। प्रशांत अत्री जी कहते हैं नहीं सर, हम एनालिसिस का काम करते हैं, हम ये काम कर ही नहीं सकते। बतौर एनालिस्ट यदि आप किसी भी पार्टी के मेंबर हो तो आप अपने आप को एनालिस्ट मत कहिए, फिर आप एनालिस्ट नहीं कह सकते। ये तो फिर ये धर्म जो है ना एनालिस्ट का ऐसा ही होता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं बीजेपी की तरफ हूँ, मैं नहीं हूँ सर। आपको ऐसा लगता है मैं नहीं हूँ, मैं देश की तरफ हूँ। क्योंकि बीजेपी देश के लिए ही काम कर रही है, इसलिए आपको ऐसा बाय डिफॉल्ट लगने लगता है कि देश के लिए जो भी बात कर रहा है वो बीजेपी वाला है। आजकल ये भी एक बड़ा अजीब काम हो गया है कि जो भी देश की बात करता है वो बीजेपी वाला है। अरे वो तो बाय डिफॉल्ट हो रहा है भाई। अब देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए कि thought it is good to be straightforward and clear. Nitin ji, you do cross the limits of basic humility and decency occasionally, please don't mind. बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ रविंद्र जी, एकदम आपकी बात बिल्कुल सर आंखों पर। ऐसा होता है, कभी कभी करना भी पड़ता है, जानबूझकर भी करते, कभी अनजाने में भी होता है। तो क्या होता है जब, अब ये बड़ी एक मज़े की बात है। देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, एक रोड है, आपको भी दिल्ली जाना है, मुझे भी जाना है, हम दोनों लखनऊ से चले, कभी आपकी गाड़ी आगे कभी मेरी आगे, कभी आप मुझे ओवरटेक किए कभी मैं आपको ओवरटेक किया, ऐसी 4-5 गाड़ियाँ जा रही हैं। तो सब ने मिलकर क्या बोल दिया, गैंग जा रही है ये। वो आपस में एक दूसरे को जानते तक नहीं है, सब उसी रास्ते पे जा रहे हैं, सबको जाना वहीं है। अब वो रोड पे तो सब चलेंगे ना यार। तो द पॉइंट इज कि हम तो सीधे अपने रास्ते पर चल रहे हैं, हम देश के विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, और लोगों को ये लगता है कि नहीं ये तो बीजेपी की बात करते हैं, मोदी की बात करते हैं। अरे बाबा आप अच्छा काम करो, आपकी भी बात करेंगे, किसको मना किया है, अच्छा तो करो। अब ये 475 करोड़ रुपए लगा के 600 एलईडी स्क्रीन लगाओगे सर आप, तो सवाल तो उठेगा ना मन में कि कोविड के लिए कितना दिया। तो काम कीजिए, विकास के काम कीजिए। वो काम नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा सिर्फ आप एडवर्टीजमेंट करोगे तो सवाल उठता है ना, तो सवाल उठता लाजमी है। चलिए और आगे देखते हैं। तो ये 2 आपको अच्छी खबरें सुनाई, एक और अच्छी खबर ऊपर से ले लीजिए। पीएम किसान सम्मान स्कीम, पीएम किसान सम्मान निधि, नए साल पर पीएम मोदी देंगे किसानों को सौगात, बटन दबाकर करेंगे 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर। तो भाई नए साल पर 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे सिर्फ एक बटन दबाने से 10 करोड़ किसानों के खातों में। और लोग तो कहते हैं मोदी तो एंटी किसान है, एंटी फार्मर है, फलाना है, डिकाना है। ये भी बड़े कमाल की बात है, बड़ी अजब गजब बात है। मेरा नववर्ष चैत्र मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नवसर 2 अप्रैल को है, पूरे गांव में धूमधाम से मनाऊंगा, आप सब आमंत्रित हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, ये एक बड़ा अच्छा तरीका है। आप सब भी मनाइए अपने अपने गांव में। ना जा पाएँ कोई बात नहीं, पैसे भेज दें, अरेंजमेंट कर दें कि वहाँ अच्छे से मने। आवश्यकता नहीं है कि आप वहाँ पर हों। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कई फंक्शंस में नहीं जा पाते हैं, तो अपनी तरफ से अपना प्रयास, अपना सहयोग पूरा देना चाहिए। क्योंकि गांव में जो लोग हैं उनकी उतनी इनकम नहीं है, वो शायद नहीं कर पाएंगे कि टेंट लगाना या सजाना है, मंदिर सजाना है, करना, वो नहीं कर पाएंगे। तो आपके गांव में जितने मंदिर है, 2-4 मंदिर होते हैं शायद, इससे ज़्यादा नहीं होते, उन सभी मंदिरों की लाइटिंग, उन पर जो है उनको सजावट, ये सारा कर सकते हैं अपन, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है ना। उनमें भंडारा कराना है या खीर बांटनी है, हलवा पूड़ी का प्रोग्राम कराना है, छोटा छोटा, कोई ज़्यादा नहीं लगता। शहर में रहते हैं, इतना सारा लाखों रुपए कमाते हैं, अगर 10-20-50 हज़ार रुपये भेज भी देंगे गाँव में मंदिरों के लिए तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा, सारे गांव में खुशी मनेगी। जब आप जाओगे तो आपको लोग पूछेंगे भी, आपको अच्छा लगता ना, 4 लोग पूछते हैं अरे भैया आ गए, भैया आ गए, तो तभी तो पूछेंगे जब कुछ करोगे। जब कुछ नहीं करोगे तो भैया आ गए, भैया जाएँ तेल लेने, किसी को मतलब थोड़ी है आपसे। सर जी दिवाली पर ही नया साल को मनाते हैं, पर कुछ लोग हैं जो उनके लिए हाय हैप्पी न्यू ईयर, साल की बधाई हो सभी को। जी जयवीर जी। चलिए, तो ये 2 आपको अच्छी न्यूज़ बताई। अब एक और न्यूज़ बता दें आपको, वो भी पैसे से संबंधित ही है। क्रिप्टो करेंसी पर रिजर्व बैंक ने फिर चेताया। रिजर्व बैंक लगातार इस पर कानून आने वाला था, इस पर बिल आने वाला था, लेकिन उस बिल को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है इसमें,
210 लाख करोड़ रुपए मूल्य का हो चुका है क्रिप्टो करेंसी का बाजार। इसलिए क्योंकि भारतीयों के भी काफ़ी पैसे फंसे हुए हैं, इसलिए सरकार ने फिलहाल इस बिल को टाल दिया। ये बिल आज नहीं तो कल आएगा, तो आप सब जो है थोड़ा सा सचेत हो जाइए और ये मत सोचिएगा ये जो आपको आदत पड़ी हुई कि कुछ नहीं होने वाला है, फिर आप मोदी को बाद में गाली दोगे। तो इसलिए हो तो बहुत कुछ जाएगा। निवेदन आपसे ये है मेहरबानी करके कि आप लोग अपने अपनी पोजीशंस को थोड़ा ठीक कर लीजिए। एक और खबर है जो सीधे आपसे संबंध रखती है, इसलिए आपको दिखाना आवश्यक है। जिला उपभोक्ता फोरम में अब 50 लाख तक की ही सुनवाई होगी। पहले कितनी थी? पहले 1 करोड़ तक की होती थी, तो ये तो कम कर दिया। हाँ, जिला उपभोक्ता फोरम का जो सुनवाई का जो दायरा है वो 50 लाख तक कर दिया। 50 लाख से ऊपर के केस राज्य में जाएंगे, राज्य उपभोक्ता फोरम में जाएंगे और वहाँ पर भी 2 करोड़ रुपए तक के ही सुनवाई होगी। 2 करोड़ से ऊपर आयोग के पास जाएगा, ठीक है ना, ये केंद्र के पास जाएगा। यानी जिले की और राज्य की जो व्यवस्था है उसमें जो है उनकी पावर्स को कर्टेल किया गया, कट किया गया, और राज्य सेंटर का जो है उसको बढ़ा दिया गया है। NCDRC पहले सिर्फ 10 करोड़ से अधिक के मामले सुन सकता था, अब वो 2 करोड़ से ऊपर के मामले सुन सकेगा, है ना। तो यानी आपका जो आपको जो अपील जो करनी है वो अपील करने के लिए आपको बढ़ गया। वरना पहले जो अगर आपका मामला 10 करोड़ से नीचे का है तो कहेंगे आप अपील कर ही नहीं सकते, आप केंद्र में आ ही नहीं सकते। अब अगर 2 करोड़ का भी मामला आपका तो आप केंद्र में जा सकते हो। ठीक है, क्लियर है। इससे फ़ायदा हुआ है लोगों को, नुकसान नहीं हुआ है। नटशेल में बहुत सारे लोगों को शायद समझ में ना आया हो, इतना लंबा समझाया तो। ठीक है, एक LED स्क्रीन 70 लाख के रेट से हुई। इतनी महंगी तो 3D होनी चाहिए। बात तो सही यार, इतना महंगी तो नहीं होती है बड़े पुष्पा शर्मा जी। अब तो खतरनाक है, आपने इतनी जल्दी हिसाब किताब भी लगा लिया, कमाल है। चलिए और आगे चलते हैं। पैसों की बात चल रही है, पैसों की बात होती तो इनकम टैक्स की बात आ जाती, छापों की बात आ जाती है। ज़रा उस छापों तक चलते हैं, इनकम टैक्स और छापे की बात कर लें। पीयूष वाली पिक्चर अभी बाकी है। कन्नौज से मुंबई तक छापे ही छापे, अरे बाप रे। पुष्पराज जैन पर कहाँ कहाँ एक्शन, जाने सब कुछ। तो पुष्पराज जैन पर भी एक्शन हो गया। पीयूष वाली पिक्चर तो अभी बाकी थी, तो दोनों जैन साहब धल लिए गए। ये क्या हो गया भाई? तो आखिर ये कैसे हो गया? दोस्त आप अच्छे पालेंगे तो ऐसे ही होगा, दोस्त आप अच्छे पालेंगे तो यही होगा। भाई साहब फिर ना कहिएगा बताया नहीं था। तो क्या हुआ था जरा उसको देख लें, थोड़ा पीछे चले जाए। कानपुर रेड्स, अखिलेश यादव डिनाइज लिंक विद पीयूष जैन, सेज इंसिडेंट शोज डीमोनेटाइजेशन फेलियर। कहते हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्या कहा जरा वो भी सुन लें। कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं ना कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है। इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं ना कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है। इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। तो भैया इन्होंने बोला कि ये तो बहुत बड़ा झूठ है, पीयूष जैन से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, आगे क्या बोले जरा उसको देखिए। फिर कहते हैं 177 करोड़ सीज फ्रॉम बिजनेसमैन, अखिलेश सेज बीजेपी रेडेड इट्स ओन मिस्टेक ऑफ डिजिटल इंडिया। नीचे आइए, यहाँ अखिलेश सेड दैट बीजेपी वांटेड टू रेड एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन बट एंडेड अप टारगेटिंग पीयूष जैन। ले भैया, अच्छा वाला सब कुछ सही चल रहा था, एक जगह रेड पड़ी, आदमी बच गया। कभी कभी कुछ बुद्धू दोस्त होते ना, कहते ओ ले उसको पकड़ लिया। ऐसे स्कूल में नहीं होता था, मैडम ने भी उसकी कॉपी उठा ली, मैडम वो तो पूरा पढ़ के आया, मेरा जिगरी दोस्त मेरे बगल में बैठा, इसने कुछ नहीं लिखा, इसकी कॉपी खाली है। तो मैडम उसी को बुलवा ले, बेटा तू आ जा, और संटी भी निकाल लेती, सटासट चिपकाती थी।
तो अखिलेश जी भी वही वाले थे, बोले वो तो निकल गया, कोई बात नहीं, वो तो गलत जगह छापा मार दिया, असल तो पुष्पराज जैन के पास है, तुम पीयूष जैन के पीछे ही घूम रहे हो। इतने समझदार लोग भारतीय राजनीति में और होने चाहिए, क्योंकि इससे देश का फायदा होता है। फिर क्या हुआ, जब इन्होंने उंगली दिखा दी, पुष्पराज जैन के पास है पैसा, पीयूष के पास तो कुछ नहीं है। आईटी रेड, इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के कानपुर, कन्नौज, दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के 35 ठिकानों पर आयकर की जांच जारी। ले भैया, अब आ गए, अब इत्र वाले आ गए, असली वाले। कहते वो तो नकली वाला इत्र वाला था। कितने इत्र वाले हैं भाई, कितना पैसा है इन लोगों के पास, समझ में नहीं आता। 35 ठिकानों पर आयकर के छापे पड़ गए। थैंक यू अखिलेश भैया, धन्यवाद देना चाहिए इनको, अखिलेश भैया को। बेचारे मुंह उतार के उदास से बैठे हैं, क्यों ना बैठे हो। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे तो उनका तो कल्याण हो जाएगा। पीयूष जैन पे रेड पकड़ी, अखिलेश यादव ये हमारा नहीं, हमारा वाला पम्मी जैन है। योगी जी तो अब उसे भी रेड कर देते हैं, मुराद पूरी हो गई। हाँ जी रॉबर्ट कुल जी, बिल्कुल यही हाल हो गया, मुराद पूरी हो गई जी इनकी। तो कौन है साहब, पुष्पराज जैन, वो भी देख लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड समाजवादी पार्टी MLC पुष्पराज जैन प्रमाइसिस। तो मुराद पूरी हो गई साहब। कह रहे थे कि पुष्पराज जैन का नहीं पड़ा छापा, पुष्पराज जैन का नहीं पड़ा छापा। मतलब ये भी बड़े अजीब आदमी है। मोदी जी आए छापा मारने, छापा मारा, आदमी चुप रहे कि मेरा पैसा बचा रहेगा, मेरा तो इसके पास रखा, उसके यहाँ नहीं है, उसके यहाँ तो कम था, इसके यहाँ ज़्यादा है। तो ये ऊपर से जीप चढ़ा दे, मोदी जी, ए मोदी जी, मोदी जी पीछे पलट के देख, बोले क्या हो गया, बोले उसके यहाँ तो कुछ नहीं था, तुम तो उल्लू बन गए, माल तो इसके यहाँ रखा था। ठेंगा ठेंगा ठेंगा, मोदी जी ने उसका भी छापा मार दिया। अब चिल्ला रहे हैं, अब परेशान है, कहते सब जगह छापे छापे मार रहे हैं। अरे तो भैया तुम बार बार दिखाओगे कहाँ माल है, तो छापा तो मारना पड़ेगा कि छोड़ दें। खैर पीयूष जैन को लेकर झूठ बोलने लगे कि भैया वो तो उसकी इनकम, उसका सेल मानकर वो पैसा लौटाया जा रहा है। ये भी भ्रम चल रहा है मीडिया के अंदर कि पीयूष जैन का पैसा लौटाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं लौटाया जा रहा भाई साहब। पीयूष जैन से मिली रकम वापस नहीं होगी। DGGI जो रकम मिली है वो वापस नहीं होने वाली है। क्लियर है। 197 करोड़ रुपए नगद मिले थे, 23 किलो सोना मिला था और कई और चीजें मिली थी। ठीक है ना। तो ये जो लोग सोच रहे थे, अच्छा भला बेचारे को वापस हो रहा हो किसी को, पर ये लोग उसमें अपनी टांग भिड़ा देते हैं। पूरा पैसा वापस कर रहे, पूरा पैसा वापस कर रहे। दबा लिया सरकार ने, बोले 1 रुपया वापस नहीं करेंगे। मतलब गजब है साहब, गजब। फिर क्या कहते हैं वो भी सुनिए। गुरुजी मेरा गांव शायद बसंत पंचमी मनाने वाला इकलौता गांव है, उसमें नई फसल की पूजा की जाती है और पूरे गांव में घूमकर बड़ों के पैर छूता है और नई फसल की प्रसाद बीते हैं का प्रसाद देते हैं। लिख रहे होंगे शायद, बीते हैं लिख दिए। योगेश चनातन, ये योगेश जी, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इतने सारे छापे पड़ गए। अब छापे पड़ने के बाद क्या करें उसको भी देख लें। छापे पड़ने के बाद क्या कह रहे हैं, कमाल है। पहले खुद ही रास्ते बताते हैं, फिर इसके बाद इनकी डिमांड सुनिए, अनोखी डिमांड करते हैं। ये छापे और बढ़ते जाएंगे। अच्छा, इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा कि अगर उनके कोड ऑफ कंडक्ट में ये आता हो तो रुको जरा, सब्र करो। कि ये छापे चुनाव के बाद मारे जाए, चुनाव के बाद मारे जाए, कि ये छापे चुनाव के बाद मारे जाए, कि ये छापे चुनाव के बाद मारे जाए, कि ये छापे चुनाव के बाद मारे जाए। भैया कमाल के लोग हैं। कहते हैं छापे चुनाव के बाद मारो। अच्छा ये भी बड़ा अच्छा हिसाब है। पैसा जो है वो चुनाव का पैसा है। अभी अगर आप पूरा ले जाओगे तो चुनाव कैसे होगा, दारू कैसे बटेगी फ्री की, अवैध धंधे कैसे होंगे, तमंचे कैसे खरीदेंगे, गुंडों को कैसे किराए पे लेंगे, ये जो रैलियां हो रही हैं, जो भीड़ हो रही है, ये कहाँ से आएगी। अरे भैया चुनाव के बाद मारो छापे। ऐसे गजब के नेता हमने आज तक नहीं देखे। गजब के नेता हैं, और जितने गजब के हैं उतने गजब के इनके साथी भी हैं, एक से बढ़कर एक। हाँ जय सुहेलदेव, सुहेलदेव पार्टी। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। नहीं है, आपने अखिलेश के साथ गठबंधन किया है,
बहुत अच्छा किया है। अब हम लोगों को भी भरोसा हो गया है कि अब समाजवादी पार्टी की विदाई हम लोग करके मानेंगे। उधर भी सहारनपुर समाजवादी पार्टी की विदाई हम लोग करके मानेंगे। अब समाजवादी पार्टी की विदाई हम लोग करके मानेंगे। पीछे अखिलेश यादव का पोस्टर, आगे भाई साहब उनके गठबंधन के नायक खड़े हुए, कहते समाजवादी पार्टी की विदाई हम करके मानेंगे। अरे भगवान, कमाल के लोग हैं, कमाल के, ऐसे गजब के लोग मैंने आज तक नहीं देखे ना। कमाल है भाई। चलिए और देख लें, अभी ख़त्म नहीं हुआ साहब। सबकी सुन लीजिए, एक बार में सबकी सुन लीजिए, अलग अलग भाषण है, एक बार में सुन लीजिए। गजब गजब भाषण है साहब। ये समाजवादी पार्टी की विदाई हम लोग करके मानेंगे। आपने अखिलेश के साथ गठबंधन किया है, बहुत अच्छा किया है। अब हम लोगों को भी भरोसा हो गया है कि अब समाजवादी पार्टी की विदाई हम लोग करके मानेंगे। हम मजबूती से हम सब लोग संकल्प लेंगे, लेकर के अब समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। किसानों को तबाह कर दिया हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने, किसानों को तबाह कर दिया हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने। हम लोग आज से संकल्प लेते हैं, इसी तरह गांव गांव जाके समाजवादी पार्टी को बताने का काम करेंगे। ये समाजवादी पार्टी की विदाई हम लोग करके, एक से बढ़ के एक नेता है, एक से बढ़कर एक। कोई समाजवादी पार्टी की विदाई कर रहा है, कोई समाजवादी पार्टी को उखाड़ कर फेंक रहा है, कोई कहता है किसानों को बर्बाद कर दिया हमारे नेता ने, दूसरा कहता है हम गांव गांव जाकर समाजवादी पार्टी को बर्बाद कर देंगे। और ये सारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं। गजब, सस्ता माल फूकने का बड़ा प्रॉब्लम है भाई, क्या बोले। खैर, तो नेताजी खुद, अब तो नेताजी यही हैं, असल नेताजी तो दरकिनार कर दिए गए, उन्हें पीछे पहुंचा दिया गया है। और नकली नेताजी आगे आ गए, असल नेताजी पीछे हो गए। सुने जरा क्या कहते हैं नेताजी, नेताजी की सुने, नकली नेताजी। इतने तो जो भीड़ आती है उतनी तो चाउमीन के ठेले में नहीं जाती जितनी इनकी, उतनी तो चाउमीन के ठेले में नहीं जाती, उतनी तो चाउमीन के ठेले। पहले चाउमीन नहीं होता सर, चाउमीन होता है ना। चाउमीन क्या चीज़ है भाई। चलो खैर, दोबारा सुने जरा। इतने तो जो भीड़ आती है उतनी तो चाउमीन के ठेले में नहीं जाती जितनी इनके रथ यात्रा में आती है। आप कहीं चाउमीन का ठेला लगा हो और ज्यादा लोग दिखाई दे होंगे, इनकी यात्रा में दिखाई दे रहे। और एक समाजवादी रथ देखो 6 रथों में भारी था, इसीलिए छापा पड़ा। एक मिनट वापस लाओ जरा। देखो 6 रथों में भारी था, इसी समाजवादी रथ देखो 6 रथों में भारी था, इसीलिए छापा पड़ा। ओके, अच्छा, तो खुद ही मान रहे हैं कि जो पैसा है वो पैसा जो है लोगों की भीड़ इकट्ठी करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी से भीड़ आ रही है और इसीलिए छापा पड़ गया। अब भीड़ नहीं आ पाएगी क्या। गजब नेता है, हिट विकेट करना कोई इनसे सीखे। कहते हैं कि वहाँ की रैली देख लीजिए बीजेपी वालों की, चाउमीन के ठेले पर इतनी भीड़ आ जाती है। कभी देख लेना चाउमीन का ठेला। आओ भाई अखिलेश जी तक ये वीडियो पहुँचे। अखिलेश जी, सस्ता नशा मत किया करो, मेहरबानी करके हाथ जोड़कर निवेदन है। ये चाउमीन के ठेले की भीड़, हमको चाउमीन का ठेला बताओ भैया। हमने चाउमीन के ठेले तो बहुत सारे देखे, चाउमीन का ठेला नहीं देखा। हमको ये चाउमीन का ठेला देखना। ससुरा, चाउमीन में ऐसी क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ का बनता है चाउमीन, क्या बला है भाई जो इतनी सारी भीड़ पहुंचती है। ओ हो, चाउमीन का ठेला। अरे तेरी, ये मोटा भाई यहाँ भी आ गया, चाउमीन का ठेला लगा लिया इसने। ये क्या कर रहा है, हाथ से मसाला डाल रहा है, चाउमीन उचका रहा है कढ़ाई से। हाँ, कढ़ाई किधर है रे बाबा। ओहो, अरे इतनी सारी लेबर भी रख रखी है अपने साथ। अरे बाबा रे बाबा, चाउमीन का ठेला भाई, गजब। ये बाबा रे बाबा, ये क्या, पैसे ऐसे लेने के बाद ये लोग खुशी खुशी घर जा रहे हैं अपनी ठेला बंद करके क्या। हैं भाई, बड़ा चाउमीन का ठेला देखो आप, पीछे भीड़ देखो भाई चाउमीन के ठेले की। अरे गजब रे गजब, जरा इधर देखो, भीड़ देखो आप। ओ हो, ये चाउमीन का ठेला तो मरवा देगा भाई। ईवीएम हैक होने वाली है। ये लो भाई चाउमीन का ठेला। ओफो, अखिलेश जी को चाउमीन का ठेला दिखा देना, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। अब अखिलेश जी कह देंगे भैया तो फोटो है, फोटो हम नहीं मानेंगे।
बेईमानी हो रही है। हाँ, चॉपस्टिक्स थी, और ये करेक्ट, 2 चॉपस्टिक्स, मैं तो भूल ही गया। हाँ, क्रॉस करके तो रखते हैं उसको भी, बिल्कुल सही। लो भाई, वीडियो भी देख लो। मोटा भाई चौमिन वाले। तो ये साहब चौमिन का ठेला, भगवान बचाए, पता नहीं कौन सा ठेला कहाँ देख लिया इन्होंने। इतनी लंबी लाइन तो चौमिन के ठेले पर होती है। काय का ठेला देख रहा है बाबू? हाँ, क्या देखा है भाई? कमाल के लोग हैं। फिर कहते ईवीएम हैक हो गई। कमाल के लोग हैं, खैर कमाल। खैर, अखिलेश बाबू की हालत मालूम कैसी उत्तर प्रदेश में? देख लीजिए, फिर ना कहिएगा बताया नहीं। जेल लो। बहुत मोदी मोदी कर रहे थे, दबा लिया, दबाए दिया मोदी को। हाँ, नहीं तो बहुत बड़ा 56 इंची सांड बता रहे थे अपने आप को, दबा ही लिया मोदी को। अब कर लो। जी हाँ, अखिलेश बाबू हमारे। वीडियो प्ले कर दूँ? हाँ, फोटो थोड़ी है, वीडियो है। आओ भाई। हाँ, ये भगवा सांड, ये दबा लिया अखिलेश भैया ने, दबा लिया। ए तेरी, ए दैया रे दैया, ये कहेगा? अरे भैया, ओ हो, अरे भाई रे भाई, दबा दबा दबा, अरे तुम्हारी रे पटक दो, अरे मोदी तिहाई। अरे भाई, बड़ा भैया बुरा हुआ है। तो इतनी मुश्किल से दबाया था, एक झटके में उठा के ऐसा पटका, ऐसा लगा बॉल टप्पे खाती हुई कहीं जा रही हो। ओहो, हड्डियाँ सारी टूट गई होंगी भाई, सॉरी है। हाँ? अब ये गरीब आदमी सांड से लड़ने क्यों चला गया? क्या ज़रूरत पड़ी थी? उसका कल्प्रिट बताऊं? उसके कल्प्रिट भी भैया जी हैं। सांड से लड़कर दुर्घटना में मौत होने पर 5 लाख का मुआवजा देगी सपा सरकार। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब वो कौन सा गलत लड़ रहा था सांड से? आजकल उत्तर प्रदेश में सब यही कर रहे हैं, सब सांड से लड़ रहे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम सपा नहीं दे रही, सपा सरकार की बात हो रही है। वो कभी आनी ही नहीं है भाई, कभी देने की नौबत ही नहीं आएगी। सांड से लड़ो, मर जाओ। पहली ऐसी सरकार है जो कहती है मर जाओ, हमें सत्ता में लाओगे तो तुम मर जाओगे, सांड से लड़के मरो, हम तुम्हें पैसे देंगे। भाई गजब यार। ऐसा तो ISIS के आतंकवादी और वो भी नहीं, हिजबुल मुजाहिदीन वाले भी नहीं बोलते कि सांड से मर जाओगे तो पैसा मिलेगा। वो भी उल्लू बनाते हैं, 72 हूरें मिलेंगी और लजीज होंगी और ऐसी होंगी, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब बातें होती है भाई। खैर, ये अखिलेश जी की हालत है। कमाल के लोग हैं। इनको राजनीति करनी है, उत्तर प्रदेश में राजनीति करनी है, जीतना है चुनाव। फिर कहते हैं EVM हैक हो जाएगी। क्या आ गया क्या वासिम? किधर है भाई? पैसे ले जा भैया अपने। ओ दादा, कहाँ पर है? 140 रुपये पड़े हैं भाई तुम्हारे। तो खैर, आ जाए तो बता दीजिएगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, जहाँ सरकार मिल गई वहाँ क्या काम है? ममता सरकार ने मंजूरी के बिना की 24 कुलपतियों की नियुक्ति। अब कुलपतियों के ऊपर होते कुलाधिपति। कुलाधिपति कौन होते हैं? गवर्नर साहब को कुलाधिपति कहा जाता है। गवर्नर साहब की मंजूरी के बिना किसी भी यूनिवर्सिटी में आप नियुक्ति नहीं कर सकते, किसी की नियुक्ति नहीं हो सकती वाइस चांसलर की, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे सरकारी हो। उनका परमिशन लगती ही लगती है, ठीक है ना। तो ममता जी ने बिना पूछे हुए नियुक्ति कर दी। गवर्नर साहब अड़ गए, बोले मुझसे तो पूछा ही नहीं था, ये नियुक्ति कैसे हो गई। अब इसमें होगा क्या? जो VC साहब हैं, इनको यदि पैसा डिसबर्समेंट होता तो जितने लोग करेंगे उन पर कार्रवाई होगी बाद में। अभी तो सरकार है, चलो अभी नहीं होगी, लेकिन जब भी होगी, क्योंकि ये इलीगल हो गई नियुक्ति। पेमेंट कर नहीं सकते, पेमेंट गया तो गबन हो जाएगा, जिसने लिया वो भी गबन का केस लगेगा। यानी धारा 409 का सीधा सीधा केस तैयार है सभी के लिए। ममता जी तो सबको मरवाने पर तुली हुई हैं, भगवान मालिक है। खैर, सबके अपने अपने तरीके हैं भाई काम करने के। उन्हें खुश करना एक पर्टिकुलर वोट बैंक को। अब उस पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा उनको, करेंगे।
ठीक है ना। क्या हुआ, सब लोग इतने इधर उधर कहाँ परेशान हो गए भाई, किधर आ गया, हमको वासिम मिला, मेरा पैसा भी नहीं दिया। अबे चल, तुमने QR कोड दिया, अभी तक नहीं दिया, तुम्हारे चक्कर में 20 QR कोड आ गए मेरे पास फर्जी लोगों की। यहाँ इतने सारे लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं, अरे भाई ऐसा मत करो यार, उस गरीब का पैसा उसको जाने दो। तुम लोग कहाँ अपने QR कोड भेज देते हो? अपना ओरिजिनल QR कोड भेज दो भाई। चलिए, तब क्या, जिनको खुश करने की बात हो रही है उनको लेकर एक बड़ी बुरी खबर आ रही है। पैगंबर मोहम्मद पे लिखी किताब पर बैन की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की रद्द। ओहो, पैगंबर मोहम्मद पर किताब लिखी कोई, उसको बैन करने की याचिका थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। क्या हुआ मामला देखें। हाँ, अब आए, वासिम रिजवी की मोहम्मद पर बैन नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार, सारी कॉपी नष्ट करने की थी डिमांड। तो साहब वासिम रिजवी जी हैं, वासिम रिजवी जी ने एक किताब लिखी पैगंबर मोहम्मद पर शायद, और मोहम्मद उसका टाइटल दिया। ये किताब अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ लीजिए, PDF में भी मिल जाएगी। जिनको चाहिए वो मुझे बता दीजिएगा, मैं डाल दूंगा अपने किस पर, टेलीग्राम चैनल पर, राइट। तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो मोहम्मद पर बैन लगाने की बात करी थी, बैन नहीं लगाया। साथ ही कहा था सारी कॉपियाँ नष्ट कर दो। कॉपियाँ नष्ट करने की तो बात ही दूर, बैन ही नहीं लगाया, तो कॉपी कहाँ से नष्ट होगी। बड़ा दिक्कत है, कोई देख ना ले, पढ़ ना ले, ऐसा ना कर ले, वैसा ना कर ले, नष्ट कर दो कॉपियाँ। क्यों नष्ट कर दो, चलने दो ना, पता चलने दो ना, डायलॉग होने दो। आप लोग तो कहते हो डायलॉग होना चाहिए, होना चाहिए। नीला त्रिवेदी जी, जय सिया राम। ठीक है ना। हाँ, सबको मिलेगी जी, वहीं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, सबको मिल जाएगी वो कॉपी, राइट। तो ये स्थिति है। तो जो लोग अब तक दूसरों को गाली दे रहे थे, है ना, विजेंद्र चौहान जी कहते हैं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बोलिए। नहीं, वासिम रिजवी बोलेंगे हम जितेंद्र नारायण त्यागी क्यों बोलेंगे। आपको पसंद होगा, हमको नहीं पसंद है। हमको तो वासिम रिजवी पसंद आता है, आपको नमस्ते पसंद है, हमको आदाब पसंद है, तो क्या करें, इसलिए हम तो वासिम रिजवी कहेंगे। बड़ी दिक्कत है आप लोगों को समझाने में, आपको समझ में थोड़ी आएगी कोई बात। चलो खैर, मेरी बात किस किस को समझ में आ गई। कहाँ से खरीदने की लिंक भी दे दूंगा, जो खरीदना चाहते हैं खरीद भी सकते हैं। अच्छी बात है, जो लेखक है उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। आ गई, वेरी गुड। चलो भाई, तो अगली न्यूज़ पर चलने से पहले ज़रा पहले कमेंट ले लूँ, बहुत सारे कमेंट इकट्ठे हो गए। भानु चौपाल जी कहते हैं इस वर्ष की प्रथम दक्षिणा स्वीकार करें। धन्यवाद भानु चौपाल जी। तुलसी राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संस्कान जी कहते हैं परमपिता परमात्मा आप पर विशेष कृपा बनाए रखे, आप बहुत स्नेह, बहुत बहुत स्नेह आपको, धन्यवाद। दीप्ति रंजन नायक जी कहती हैं हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी। दीप्ति रंजन नायक जी धन्यवाद। सुकांता दास जी कहते हैं हैप्पी कैलेंडर न्यू ईयर 22 की शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं, आप सभी को शुभकामनाएं। तो अब आगे चलते हैं। एक और न्यूज़ आई, वो न्यूज़ क्या आई ज़रा उसको देखें। प्रोपोगेंडा वर्सेस रियलिटी की न्यूज़ आई, बड़ी मस्त लगती है न्यूज़। क्या है, इमरान खान साहब लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यूज्ड कॉन्डम लेफ्ट एट टेम्पल, एक्यूज्ड कॉट थ्रू CCTV फुटेज बाय मैंगलोर कॉप्स। देवराज देसाई had left used condom at Koragaja Street Temple at 11:30 PM on December 27, creating a tense atmosphere. Hindutva group had demanded strict action against the accused. इन्होंने नाम दिया देवराज देसाई। इन्होंने सोचा कि नाम देने से हिंदू मैटर हो जाएगा, लेकिन आइए जरा यहाँ देखें। Mangaluru man who has been dropping used condom in the temple donation boxes arrested says he was doing it to spread the message of Jesus. क्या ये बात सही है? Man who threw condom was a converted Christian. क्या ये बात सही है, ये चीज़ जो देख रहे हो, या मामला कुछ और है जैसा बताया जा रहा है, जैसा इमरान खान बता रहे हैं।
प्रदीप चौधरी, जय श्री राम शुक्ला जी, 2002 की शुभकामनाएं, होप टू स्टे कनेक्टेड विद यू दिस ईयर एज वेल। बिल्कुल, नॉट प्रदीप, प्रताप चौधरी जी, बिल्कुल अवश्य कनेक्ट रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। एरिजोना बो, अरे वाह, बड़े दिनों बाद नज़र आ रहे हो भाई, सब खैरियत? चलिए, अब ये कौन है साहब, ज़रा इसको भी देख लें। पहले न्यूज़ पढ़िए। उम्र 62 साल, काम मंदिरों की दान पेटी में कॉन्डम डालना, गिरफ्तारी के बाद बोला फैला रहा था यीशु का संदेश, कोई अफसोस नहीं। बाबा रे बाबा, गजब साहब, ऐसे फैलेगा यीशु का संदेश, ये तो हमें पता ही नहीं था। आइए, कर्नाटक के दक्षिणी मंगलूर पुलिस इलाके में विभिन्न मंदिरों में दान पेटियों में परिसरों में इस्तेमाल किए गए कॉन्डम को फेंकने के आरोप में जॉन देसाई के बेटे देवदास देसाई 62 नाम के एक ईसाई व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। क्लियर है बात? एक ईसाई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। तो जो एक नैरेटिव जो चलाया जा रहा था कि भाई नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है, वो करने वाला भी हिंदू ही है, फलाना है, ढिकाना है, एक जो नाम देकर एक नैरेटिव चलाने का प्रयास था, वो नैरेटिव यहाँ टूट गया। मंदिर मस्जिद में इस्तेमाल किए गए निरोध फेंकने से कैसे फैलेगा यीशु का संदेश? ऐसे कैसे फैलेगा भाई? मंदिरों में यदि इस तरह से करेंगे तो कैसे होगा? 5 मंदिर, मंगलूर में लगभग 5 मंदिरों ने परिसर में इस्तेमाल किए गए कॉन्डम मिलने की शिकायत पुलिस में दी थी। तो साहब ये भी काम चल रहा है, ऐसे यीशु का संदेश फैलाएंगे, गजब है, ये तो अनोखा ही काम है। ये संदेश है, पूछना पड़ेगा। टाइगर शर्मा कहते हैं वासिम रिजवी नाम से पता चलता है वो एक्स मुस्लिम है, उन्हें इस्लाम की पूरी जानकारी है। टाइगर शर्मा जी। सागर रस्तोगी जी कहते हैं जय हिंद, जय हिंद। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं सागर जी और तमाम टाइगर शर्मा जी और तमाम सारे और जो लोग हैं, जिस व्यक्ति ने जिस धर्म में रहते हुए वो किताब लिखी थी वही नाम उसका लिखा जाएगा, उस समय जो नाम था वो लिखा जाएगा, बाद में नहीं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ऑथरिंग द बुक और राइटिंग द बुक जो उनका नाम था वही नाम लिखा जाएगा। राइट, ठीक है ना। चलिए, हाउ देयर माइंड्स आर सो डर्टी, भाई ये तो इसमें तो विषय जो है ये पीएचडी करनी चाहिए, रिसर्च का विषय है। खैर, कोई कॉन्डम फेंक रहा है तो कोई कह रहा है मैं तो हिंदू धर्म मिटा दूंगा, हिंदुत्व मिटा दूंगा। भाषा हमको समझ में नहीं आती, जिसको भाषा समझ में आ जाए वो हमको बता दे कि क्या कहा इन भाई साहब ने। डोनेशन ऑनलाइन करो, बिल्कुल करना ही चाहिए, डोनेशन बॉक्सेस बंद करो, जैसा राजा हर्ष जो भी मंदिर में विचटा डालता था। கிடைக்கிற பொழுது இந்த கூட்டணி நீடித்து நிற்க வேண்டும், பாரதிய ஜனதா தோல்வி அடைய வேண்டும், சனாதன தர்மத்தை அழிக்க வேண்டும், அதற்கு எப்பொழுதும் காங்கிரஸ் நமக்கு இருக்க வேண்டும், சனாதன தர்மத்தை அழிக்க வேண்டும், சனாதன தர்மத்தை அழிக்க வேண்டும், அதற்கு எப்பொழுதும் காங்கிரஸ் நமக்கு இருக்க வேண்டும், காங்கிரஸோட நாம சேர்ந்து இருக்கணும். மம்தா பானர்ஜி போன்றவர்களுடைய கருத்து தவறான கருத்துன்னு ஒரு கொள்கை பிரகடனம். அது நீங்க முதலமைச்சர் அந்த கொள்கை பிரகடனத்தை அதில் அங்கீகரிச்சிருக்கார். நான் கிடைக்கிற பொழுது இந்த கூட்டணி நீடித்து நிற்க வேண்டும், பாரதிய ஜனதா தோல்வி அடைய வேண்டும், சனாதன தர்மத்தை அழிக்க வேண்டும், அதற்கு जो बताया जाता है, ये बताया जाता है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, तमिलनाडु कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, नाम है KS अलागिरी, और कहते हैं कांग्रेस पार्टी का सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा जो है वो है सनातन धर्म को नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। मैं समझता हूँ यहाँ पर जो लोग हैं वो इस बात की तस्दीक कर देंगे कि इन्होंने यही कहा या नहीं कहा, क्योंकि भाषा हमको समझ में नहीं आई। इविल इनसाइड द माइंड आउटसाइड बॉडी लुक नॉर्मल, हमारे एक बात समझ में आती कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो आया ये कह कर आया कि भाई इसमें ये कहा गया। तो कांग्रेस जो है वो अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर रही है, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, खुद से ही बता रहे हैं कि भाई हमारा जो काम है वो सनातन धर्म को नष्ट करने का काम है, उसको हम करेंगे ही करेंगे। तब ऐसे में क्या समझा जाए? यस यू आर राइट, SK जोशी जी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी साहब बताने के लिए, ठीक है। तो ये स्थिति है। तो सनातन धर्म को नष्ट करना है, कैसे भी करके करना है, किस किस तरीके से करना है, धर्म परिवर्तन कराओ। कल हमने न्यूज़ दी थी आपको 100 करोड़ की, आज मामला 200 करोड़ तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश ATS ने जुटाए 200 करोड़ के लेन देन के साक्ष्य। तो ATS ने कहा
कहाँ से हो रहा है? 1 वर्ष में अवैध मतांतरण से लेकर संगठित अपराध के विरुद्ध रिकॉर्ड कार्रवाई की गई। एटीएस ने इकोनॉमिक एनालिसिस विंग में इस अवधि में 100 करोड़ के मतांतरण की फंडिंग का मामला है। इसके अलावा 100 करोड़ और मिले। 1 साल में रिकॉर्ड 123 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इसमें 200 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग इसमें पकड़ी गई है। ठीक है, और इसके तार जो है सीधे सीधे कुवैत से, पाकिस्तान से, तमाम सारी जगहों से जुड़ते हैं, जो सीधे आईएसआई का सीधा डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बताते हैं। तो अब इनका क्या होगा, तो भगवान ही मानेगा। तो कैसे भी करके हिंदू धर्म को नष्ट करना है। और जब कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करो, मतांतरण भी नहीं हो पा रहा तो क्या करो। जब नहीं समझ में आए कुछ तो भाई हा ये भी ठीक है। आ गए भाई फैक्ट चेकर, आ गए जूसुअर भैया आ गए, सॉरी जुबेर भैया आ गए। कहते हैं सीसीटीवी फुटेज शोज अ बॉय स्टैबिंग अ गर्ल विद नाइफ हैज बीन शेयर्ड विद फॉल्स लव जिहाद स्पिन ऑन सोशल मीडिया। बोथ द एक्यूज आर एंड द विक्टिम हेल फ्रॉम द सेम कम्युनिटी। एक मिनट, सेम कम्युनिटी से हेल करते हैं तो क्या हो गया, चाकू मार देगा। सेम कम्युनिटी से हेल करते तो ये किसने कहा कि लव जिहाद नहीं होगा? लव जिहाद हर उस केस में होगा जहां आरोपी झूठ बोलेगा। लव जिहाद हर उस केस में माना जाएगा जहां आरोपी कहेगा कि भाई मैं तो फलां हूं, मैं तो ढिका हूं, मेरा तो ये काम है, मेरा तो वो काम है। जो झूठ बोल रहा है, किराए की मोटरसाइकिल लाकर कहता कि मेरा तो ये मेरी खुद की मोटरसाइकिल है, नई बात करोगी तो तुमको मार देंगे, हत्या कर देंगे। यही तो लव जिहाद है। ये झूठ बोलना, प्रेशर में लाना, वो किसी भी कम्युनिटी को, मुस्लिम के, उससे क्या मतलब है? तो मतलब मुस्लिम की तो मर जाए, मारने दे, हमसे तो नहीं हो पाएगा। ये कौन सी पत्रकारिता करते हैं भगवान मालिक। इनके हिसाब से अगर हिंदू को मारा होता तो ठीक है, लेकिन मुसलमान को मारा तो कोई बात नहीं, मुसलमान को तो मार सकते हैं। आइए अब इनके जरा फैक्ट चेक भी देख लें। सीसीटीवी वीडियो ऑफ बॉय अटैकिंग गर्ल विद नाइफ शेयर्ड विद फॉल्स कम्युनल स्पिन। क्या फॉल्स कम्युनल स्पिन है भाई, क्या फॉल्स कम्युनल स्पिन है? छेड़खानी का विरोध करने पर 8वीं की स्कूल छात्रा को अशरफ अली ने दिन दहाड़े चाकुओं से छलनी कर दिया। सारे वामपंथी और मीडिया खामोश है। यही तो हमने भी कहा था, अशरफ अली ने मार दिया। ये किसने कहा कि वो लड़की हिंदू है भाई? छेड़खानी का विरोध करने पे मार दिया अशरफ अली, ये तो किसी ने कहा ही नहीं। अब ये उठाकर लाए ऐसे लोगों को, विश्वास राजपूत, पता नहीं कौन, 2 सुनील प्रजापति, दो फॉलोअर वाले। और देखिए मैं बार बार कहता हूँ, अति उत्साहित मत होइए। अति उत्साहित होने का नतीजा ये होता है कि आप इसको देखिए, यहाँ पर इन्होंने लव जिहाद लिख दिया हैशटैग, ठीक है ना। तो जैसे ही उन्होंने लिखा लव जिहाद, वैसे ही वो कूद कर आ गए। अरे बोले लव जिहाद थोड़ी है, तो हिंदू है ही नहीं लड़की, लव जिहाद कैसे हो जाएगा। शब्दों के प्रति विशेष सावधानी बरतिए, ठीक है ना। सब शब्दों के प्रति विशेष सावधानी बरतिए, क्योंकि एक जरा सा शब्द जो है ना, देखिए। और एक और बड़ी मजेदार बताता हूँ, ये जो धंधा है ना जुबेर भैया, बहुत पुराना हो गया। अपने ही व्यक्ति से गलत ट्वीट कराओ और अपने ही आकर फैक्ट चेक कर दो, ये बहुत पुराना धंधा हो गया। खुद ही अपने आदमी से आईडी से करा दो और खुद ही आकर ये कर लो। तो ये तो बहुत पुराना धंधा हो गया फैक्ट चेक करके, है ना। इट इज़ ओल्ड, कुछ नया नहीं सर, इसमें कुछ नया लाओ। हम इस सब से तो बहुत परिचित हो चुके हैं। अंकित गुप्ता जी थोड़ा कंजूस हैं हम सब, इसलिए इतना, कोई बात नहीं। खैर, तो अब बच्ची के साथ ये हुआ। बच्ची के साथ क्यों हुआ? क्योंकि बच्ची की क्या गलती, उसको पुलिस में जाना चाहिए, परिजनों को बताना चाहिए, नहीं बताया होगा। बच्चियों को लेकर एक संदेश आया है डीजीपी बिहार का। डीजीपी साहब क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। सारी बच्चियां सुने, हर घर तक ये वीडियो पहुंचे, इसको याद रखिएगा। ये सारी जो हमारी बेटियां हैं वो शादी करने के लिए घर से बिना माँ पिताजी की मर्जी के चली जाती हैं, और इसके इतने दुखद परिणाम निकलते हैं। मतलब कईयों की तो हत्या हो जाती है, लड़का हो चाहे लड़की हो, और कई सारी जो हमारी बेटियां हैं वो वेश्यावृत्ति तक में पहुंच जाती हैं। उनका कोई ठिकाना नहीं रहता जिंदगी में, वो क्या कर पाएंगी क्या नहीं कर पाएंगी। वो कुछ जो है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता है, और उसका बहुत ज्यादा दुख जो है वो परिवार के सदस्यों को और जो है माँ पिताजी को उठाना पड़ता है। ये सारी ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया।
ये बिहार के डीजीपी कह रहे हैं। तो डीजीपी हैं तो क्या सही कह रहे हैं? देख लेते हैं, न्यूज़ से वेरीफाई कर लेते हैं इनकी बात सही है या नहीं। युवक की धमकियों से परेशान नाबालिग ने जहर खाया, मौत। कई संगठनों ने विरोध में किया प्रदर्शन। युवक धमकियां दे रहा था, 15 दिन से माता पिता को मारने की धमकी दे रहा था। मिलो मुझसे मिलो, ये आरोपी है। अब आरोपी का नाम ढूंढ ले जरा, कौन है भाई आरोपी? आइए वो भी ढूंढ लीजिए। रतन भाटा ज्ञान प्रकाश नकल ने बताया कि मामले में बेंगू निवासी आसिफ पुत्र शरीफ मोहम्मद पठान को गिरफ्तार कर लिया गया। ले भैया, आसिफ पुत्र शरीफ मोहम्मद पठान। कमाल है साहब। तो समझ में आ रहा है? चलिए और देख लेते हैं और क्या हुआ। पूर्णिया में लव जिहाद, शाहबाज ने नाबालिग हिंदू लड़की को किया किडनैप और फिर निकाह कर फेसबुक पर डाली तस्वीरें। अम्मी अब्बू समेत 4 पर एफआईआर। ले भैया, ठीक है। तो डीजीपी साहब सही कह रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कह रहे मेरे ख्याल से। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। बाद में फिर मत कहिएगा कि बताया नहीं था या आपको नॉलेज नहीं थी, आपको जानकारी नहीं दी गई थी। आपको जानकारी लगातार दी जा रही, हर बार दी जा रही, बिना रुके दी जा रही। तो ऐसा नहीं कि जो है मारने वाले या रेपिस्ट वहीं मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं। खाली पंचर वाले को बहुत सारे देख रहा, पंचर नहीं साहब, आपके बड़े बड़े स्टेजों पे भी घटनाएं हो जाती हैं। आइए, ऐसा ही एक वीडियो हमारे पास में आया, लीजिए ज़रा, इस वीडियो को भी देखिए। Former diplomat, well-known writer, having won many prestigious former diplomat, well-known writer, having won many prestigious former diplomat, well-known writer, having won। अब जरा इसको देखें हुआ क्या। ये हाथ यहां से गया और ये लीजिए, तो बड़े बड़े स्टेजों पे भी ऐसी घटना हो जाती है साहब। राइटर बड़े अपने आप में शर्म की बात है कि सर पर बाल सफ़ेद हैं और इस प्रकार की घटना स्टेज के ऊपर हो रही है। उससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि खैर इन मोहतरमा ने भी कुछ नहीं कहा, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले, अपन भी चुप हो जाते हैं। हमको क्या करना है, वो जाने उनका जाने काम। चलिए साहब, इजी सोहेल सेट, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल वही है। नाम मैं लेना नहीं चाह रहा था क्योंकि हमें घटना बतानी थी, हमें किसी व्यक्ति का नाम बताने में कोई ज़्यादा शौक नहीं। ठीक है ना, खैर चलिए आगे चलते हैं और ज़रा ये जो लव जिहाद है, बहुत सारे जिहाद है, दूसरे जिहाद की बात करते हैं। हाँ, श्रीनगर में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन, 3 और आतंकी ढेर। बीते 24 घंटे में 9 दहशतगर्दों का सफाया। तो सिर्फ पिछले 24 घंटे में 9 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया। कश्मीर में 2 मुठभेड़ में 9 आतंकी ढेर, 1 जवान भी शहीद। पाकिस्तान को लेकर फिर सामने आई ये बात। तो पिछले 24 घंटे में जो है 9 आतंकवादी मार दिए गए, लेकिन एक दुख की बात यह है कि हमारा भी एक जवान इसमें शहीद हुआ, लेकिन 9 आतंकवादियों को मार दिया गया। अब क्या मामला था, ज़रा क्यों मारा इनको ज़रा देख लें। पुलिस बस पर हमले का लिया बदला। 24 घंटे में कश्मीर में ढेर किए 9 आतंकी। इस साल मारे गए 182 आतंकवादी। क्या बात है भाई, वेरी गुड। तो पुलिस बस पर जो हमला हुआ था, याद है ना वो न्यूज़ हमने दिखाई थी, पुलिस बस पर हमला हो गया था, गोलियां चलाई गई थी, उसका बदला ले लिया गया भाई साहब। 9 आतंकवादी मार दिए गए। इस साल में 182 आतंकवादी अब तक मारे जा चुके हैं 31 तारीख तक। ठीक है ना, हो सकता है जब तक हम न्यूज़ दे रहे थे तब तक और काउंटिंग बढ़ गई हो। तो आतंकवादी सिर्फ मारे नहीं जा रहे, आतंकवादी के मरने के बाद जो पाकिस्तान से भी आ रहे हैं उनको भी, उनके परिवारों को भी रिहेबिलिटेट करने का भी प्रयास कर रही है हमारी फोर्सेस। ज़रा सुन लें, आइए इन पाकिस्तानी मोहतरमा से सुनिए। हमने ईदें भी मनाई है लेकिन ना मनाने के बराबर, हमने खुशियाँ भी मनाई है लेकिन ना मनाने के बराबर। इसलिए यहाँ पे मुझे 15 दिन हो गए हैं तकरीबन, काफ़ी सुकून में हुआ है, बहुत अच्छा
स्कूल से सो तो सकती हूँ जी, स्कूल से सो सकती हूँ, टेंशन बच्चों की नहीं होती है, दिन को खेलते रहते हैं, उसमें भी बैठी रहती हूँ चुप करके। जिस हिसाब से कह रहे थे कि भारत में ये होगा तो वो होगा, अल्हम्दुलिल्लाह जी हम बहुत सुकून मिला के, बहुत रिलैक्स हुए, मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा गया यहाँ पे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि अगर मेरी बीवी जी पाकिस्तान जाए तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा? वो वहाँ अपनों का ख्याल नहीं रखते तो यहाँ से जाने वालों का क्या रखेंगे? और हमारे लिए जो एक मिलिटेंट था, जी आप उसकी बीवी हैं, आप जी, यहाँ जी, आए, जी। आपके साथ कैसा व्यवहार? बहुत अच्छा ख्याल रखा है मेरा, मेरे बच्चों का। और हमारे लिए जो एक मिलिटेंट था, जी आप उसकी बीवी हैं, आप जी, यहाँ जी, आए, जी। आपके साथ कैसा व्यवहार? बहुत अच्छा ख्याल रखा है मेरा, मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा। मेरा सपोर्ट तो इंशाल्लाह इधर ही होगा, क्योंकि जहाँ मेरे बच्चों को सुकून मिला है, तो पाकिस्तान में जो है सब नाम का ही है कुछ भी नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है वहाँ की। इंसानियत मेरे लिहाज में तो नहीं है। यही कहूँगी कि वहाँ की जो तंजीम है, वो यहाँ कश्मीर के जो नौजवान हैं अपने इस्लाम का मतलब गलत इस्तेमाल करके, तो इनका भी गलत इस्तेमाल करते हैं नौजवान सारे, ज़िंदगी इनकी बर्बाद कर देते हैं। कुछ तो जवानी चाहते हैं बेचारे, जवानी भरी जवानी में कुछ शादी करके खुद को भी बर्बाद करते हैं और बच्चों को भी। उनका क्या है, वो तो एक रास्ते पे हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं रुलने के लिए बच्चे और भी। बस मैं अल्लाह ताला से पाकिस्तान से आई थी मैडम। बहुत सारे लोगों का कहना होता है, बहुत सारे कट्टर लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम जो है नहीं रखेंगे, हम किसी को नहीं घुसने देंगे। ये मुसलमान ही हैं, इनका धर्म भी परिवर्तित नहीं किया गया। आतंकवादी की पत्नी है, देखो समर्थ गुप्ता जी ने तुरंत कह दिया और भर लो। तो अब उनका कहना है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद फैलाता है, वहाँ किसी को इंसानियत नहीं है। रज़िया बीबी, अ कश्मीरी वुमन हु वॉज मैरिड टू अ पाकिस्तानी टेररिस्ट एंड अबंडन्ड हिम बाय हिजबुल लीडरशिप टू हर फेट अपॉन हिज हस्बैंड्स डेथ। हिजबुल मुजाहिदीन की। अब आप सोचिए, कचरा भरने का मतलब नहीं है, मतलब ये जो हिजबुल मुजाहिदीन का जो पूरा काडर है आज वो हिल गया होगा, उसकी रूह कहाँ पर गई होगी, क्योंकि उसको ये एक चीज़ समझ में आ गई कि ये जो झूठ बोलते हैं तुम्हारे पीछे हम तुम्हारे परिवार का ख्याल रखेंगे, ये नहीं रखते हैं। वही फोर्सेज आज ख्याल रख रही हैं इस औरत का और इसके बच्चों का। तो जितने भी लोग होंगे आज वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, जितने भी इनके साथ में जुड़े हुए लोग होंगे वो मजबूर हो जाएंगे। इनकी ताकत इससे बहुत कम होगी, इनकी ताकत 80% कम हो जाएगी। ऐसे और वीडियोस की हमको आवश्यकता, हमें ऐसे और बहुत सारे जो इनके परिवार है उनको ढूंढना चाहिए, उनकी वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो भारत सरकार ही उनको पैसा दे रही है, उसी से वो पल रहे हैं, उनके बच्चे उसी से पढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हर मोर्चे पर युद्ध को लड़ा जाए। जो टैक्टिकल वॉरफेयर है वो तो आप लड़ते ही लड़ते हो, इसके अलावा इमोशनल वॉरफेयर भी आपको लड़ना आना चाहिए। भारत का दिल बहुत बड़ा है, नहीं सर बात दिल की तो है ही है, लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और भी है कि हमें ये चीज़ होनी चाहिए। चलिए आइए, बीजेपी का मुंह ज़मीन में लगने वाला है यूपी में, शोभित कुमार जी कहते हैं। देखिए शोभित जी, मुझे नहीं मालूम बीजेपी वालों का मुंह पिछाड़ी पर होता है, क्योंकि ज़मीन पर तो वही रखी जाती है। हो सकता है शायद दूसरी पार्टियों का होता हो, तो शायद आपने इसलिए ऐसा कमेंट कर दिया हो। अब दीवान साहब कहेंगे कि फिर आपने ऐसा कमेंट कर जवाब रिप्लाई दे दिया। ना दो तो आफत है, बहुत देर से मैं इनको देख रहा था, दे दो तो प्रॉब्लम है। फिर हमारे लोग बोलते हैं आप तो ऐसा जवाब देते हो। बड़ी समस्या है सर, बड़ा धर्म संकट है। मुस्लिम्स डोंट केयर कहते हैं देवू परथियाल जी। जी आइए आप देवू जी, आप बात नहीं समझे, मैंने कुछ और कहा था। मैंने कहा ही नहीं था कि वो डू दे केयर और नॉट, मैं कुछ और कहा था, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। और भी बहुत कुछ हो रहा। अफगानिस्तान गेहूं पहुंचाने पर भारत पाक सहमति की ओर। अफगानिस्तान जाना है गेहूं, पाकिस्तान के रास्ते जाएगा, जमीन के रास्ते जाएगा। कुछ तो चल रहा है कि भारत भी अटका हुआ कि नहीं जमीन के रास्ते ही भेजेंगे। ट्रक ड्राइवरों की पहली सूची भेजी थी,
पाकिस्तान बोला हट, ये ट्रक ड्राइवर तो सारे रॉ वाले हैं। आज दूसरी सूची भेज दिए, बोले ये लो, ये रॉ वाले नहीं हैं। अब पता चला वो इंटेलिजेंस वाले निकल जाएं तो क्या मालूम है। बहरहाल चल रही है कहानी। तो ये भी है। आज जिन आतंकवादियों को, एक्चुअल आतंकवादियों को मारा जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है, उससे पहले कुछ और होता था। कुछ साल पहले कुछ और होता था। तब ऐसे आतंकवादियों को छोड़ा जाता था। मुझ पर विश्वास नहीं करते तो आप इस वीडियो को सुन लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा। और दूरदर्शन का है ये। 2006 के बारे में मैं आपको पक्के तौर पे कह सकता हूं कि उसमें जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिन लोगों को चार्जशीट किया गया था, वही लोग उस केस 2006 के बारे में मैं आप 2006 का केस बता रहे हैं। किसकी सरकार थी 2006 में? पीके जैन है, पूर्व एडीजी महाराष्ट्र पुलिस। आपको पक्के तौर पे कह सकता हूं कि उसमें जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिन लोगों को चार्जशीट किया गया था, वही लोग उस केस में इन्वॉल्व थे। लेकिन बाद में सरकार के प्रेशर की वजह से एटीएस ने 2006 के केस को रीओपन किया और उसके पूरे आरोपी बदल दिए। जो ओरिजिनल आरोपी थे उनको छोड़ दिया गया, उनको बाकायदा डिस्चार्ज किया गया केस से, और ये जो नए आरोपी 2008 के धमाके में पकड़े गए थे उनको सबको आरोपी बनाया गया। मैंने उन अधिकारियों से ये भी पूछा, मैंने कहा हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, हमें अच्छे बिल्कुल, मतलब मैं एक एजेंसी नहीं था, मैं तो लोकल ऑफिसर था, इन्वॉल्व था उस चीज के अंदर। लेकिन जो बाद में एटीएस आई, जिसका काम ही है इस तरह के धमाकों का और इस तरह के केसेस का इन्वेस्टिगेशन करना, उन्होंने भी हमारी बात को कंफर्म किया। उसके बाद में जो तीसरी एजेंसी है उन्होंने भी हमारी बात को कंफर्म किया। लेकिन बाद में ये कुछ साल के बाद में ये नैरेटिव चेंज कर दिया गया और बाद में पता चला कि ये सब चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ मंत्री और कुछ जो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे उनके कहने से ये पूरा नैरेटिव चेंज किया गया। और पहली बार इस देश में एक भगवा आतंकवाद का शब्द लाया गया, जो कि जिसको बाद में प्रोपेगेट करने की कोशिश की गई, और इसके बारे में मनी साहब बहुत अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन मैं आपको 2006 के बारे में 100% श्योरिटी के साथ और 2008 के केस के बारे में रीजनेबल श्योरिटी के साथ में ये बोल सकता हूं कि इसमें जो आरोपी जो हमारी जांच में आए थे वो एक पर्टिकुलर समुदाय से थे, और वो आरोपी सही आरोपी थे जिनको बाद में सरकार ने छोड़ दिया, उनको डिस्चार्ज कर दिया और दूसरे आरोपियों के ऊपर वो केस ला दिया गया। आज उस केस की ऐसी हालत है कि 33 लोग मरने के बावजूद भी और दसियों लोग वहां पे घायल होने के बावजूद भी वो केस किसी नतीजे पे पहुंचेगा नहीं। क्योंकि जो ओरिजिनल आरोपी थे उनको आपने छोड़ दिया, दूसरे आरोपी बनाए, उनके खिलाफ में आपके पास में एविडेंस नहीं है। बिल्कुल, इसलिए वो इवेंचुअली वो केस का उन्होंने खिचड़ी बना दी, उसका सत्यानाश कर दिया। और 2008 के धमाके में क्या होने वाला है अब आपके सामने है कि बहुत सारे जो विटनेसेस हैं वो बदलते जा रहे हैं, कोर्ट में अपनी दशा और दिशा बदल रहे हैं। इसलिए 2008 में भी कुछ होने वाला नहीं है, और ये सिर्फ एक ढीले पॉलिटिकल नैरेटिव की वजह से हुआ है। तो साहब सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव की वजह से ये सब कुछ किया गया। आज आतंकवादियों को मारा जा रहा, तब आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता था, साधु संतों के नाम लिख दिए जाते थे, क्योंकि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी ये इनके इन प्रकार साबित करनी थी। यही तो हम आपको इतने दिनों से बताते आ रहे थे, पर आप मानते नहीं हैं। तो चलो आज आपको चैनल से भी सुनवा दिया।